चाकू लेके मेरे घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के घुस गए 3 लोग मुँह पे रुमाल बांध के। ओए होए होए होए! वो लोगों के लिए इतना नॉर्मल था ऐसे ड्रग्स यूज़ करना, जैसे कोकेन यूज़ करते थे, बहुत लोग चिट्टा भी यूज़ करते थे। भाई तुम जो बाहर करके आ चुके हो ना, शादियों में जो तुम पेशाब करिए अपने पैंटों में, गलियों में तुम गिरे हो, तुम्हारे को इतनी मार खाई है, तुम्हें लगता है लोगों को पता नहीं है तुम्हारे बारे में। तो पाजी कितने क्या वो एक टाइम का चिट्टा आता था? 1 डेढ़ साल में आई वुड से मैंने 20 से 22 लाख रुपए, उस टाइम पे मैं एक से कहीं ज़्यादा ड्रग्स कर रहा था, ऑल एट द सेम टाइम। एंड उन ड्रग्स के बाद मैं रात को 10 नींद की गोलियां खा के सोता था। पाजी पंजाब से चिट्टा कहाँ आ रहा है? 24 साल की उम्र में मेरी माँ मुझसे बेग कर रही है कि अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले। किस मुंह से मेरे से कोई माँ पूछ रही है मेरे बेटे के शराब छुड़वानी है, मैं किस मुंह से बोलूँ आंटी ऐसे छुड़वाओ, जब मैं साला उसके बाद खुद जाके हीरोइन में और क्रैक में क्या फ़र्क है दोनों नशे में? एक आपने हिट मारी 20 मिनट बाद आपका डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल स्टेट बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, नॉर्मल कैसे हो रहा हो। तो अब बाहर जाओगे, फिर से करोगे। उस टाइम पे मुझे लगता था मेरी माँ मेरे खाने में जहर मिलाती है। अकेला नशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो सोसाइटी में लोग। मैंने मम्मी को कहा मुझे नशा मुक्ति मत भेजना, मेरे को 3 दिन दो, मैं छोड़ दूंगा दवाई से। मैं खुद सुबह दवाई खा रहा हूँ, रात को चिट्टा लगा रहा हूँ वॉशरूम। ओए होए होए! हमारे को लोगों ने रोड पे मारा ये देख के नशा कर रखा है और हमें पता ही नहीं, हमें 20 लोग मार रहे थे रोड पे। 4-5 दिन 6 दिन हम लोगों ने 25,000 का नशा फूका। मैं अपनी मम्मी को देख के रो रहा था, मेरी मम्मी मुझे देख के रो रही थी। 2-2.5 घंटे हम वहीं पे बैठे रहे और बस रो रहे थे, कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो पाजी वो जो फिर आपने नशा कब छोड़ा? तो सबसे पहले मेहुल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो ऐसी स्टोरीज़ है ना वो लोग ऑफ कैमरा तो सारे शेयर करते हैं, पर उसको कैमरे के आगे रखना और सब कुछ बताना खुल के, तो वो बहुत कम लोग करते हैं। और आपने ये सोचा कि आपको ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए और आज आप इस एके टॉक शो पे आए हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग में मैं इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर था। मैंने 8 कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वहाँ से मैं एडिक्शन में पड़ा, 6 साल ज़िंदगी बर्बाद की, 1.5 साल नशा मुक्ति केंद्र में रहा। अब नशा मुक्ति से निकले मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं एक जॉब करता हूँ गुड़गाँव में, बहुत अच्छी जॉब भी करता हूँ, फैमिली भी खुश है। एंड अब ट्राई कर रहा हूँ कि अवेयरनेस फैला सकूँ। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ा हूँ युद्ध नशा विरुद्ध अभियान में। एंड हो सकता है, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है मेरी तरफ से उतना लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ एंड हेल्प करूँ उनको, जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली में अब करना क्या है। एंड मेहुल पाजी, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 25, 25 साल का हूँ जी मैं। कितनी खूबसूरत बात है ना कि आपने 25 साल में ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा ले भी लिया, जो लोग शायद, मेरे को लगता है कि नशे वाली ज़िंदगी में कितने परसेंट लोग होंगे जो वापस आके ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या कितने परसेंट लोग चले जाते हैं दुनिया से नशा करते-करते? जी, ऑनेस्ट जो बात है, ये लोगों को डराती है बात, जो एक्चुअली डीप एडिक्शन में डाल जा जा चले जाते हैं लोग। कोई भी एडिक्शन हो, जो डीप एडिक्शन होता है, उसमें से लेस देन 1% लोग प्रॉपर्ली रिकवर होते हैं कि बिल्कुल ही नशा मुक्त ज़िंदगी जी पाते हैं। हुँ। तो और एडिक्शन ओवरडोज़ के या फिर अपनी लाइफ़ ख़त्म करने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं हुँ। ओवर द लॉन्ग टर्म। कोई भी एडिक्शन होता है, कहीं स्लो होते हैं, कहीं फ़ास्ट होते हैं, बट आई वुड से 20 टू 25% लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ समय के अंदर ही। हुँ। पर ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि नशे की वजह से 0.1% लोग भी, मेरे को लगता है, रिकवर नहीं कर पाते, और अच्छी बात नहीं है ये। पर बात ये है कि इस काम में मैंने भी बड़ी बार कोशिश की है कि यार जो लोग नशा करते हैं, ख़ासकर हमारे पंजाब में चिट्टे का बहुत बोलबाला है, तो इस पे काम किया जाए। मैंने जितनी भी कोशिश की है, लड़के छोड़ भी देते हैं, हम उनको सेंटर्स भी भेजते हैं, पर फिर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वही जगह पे आके वो फिर शुरू कर देते हैं। तो हम ये शुरू करेंगे पॉडकास्ट आपकी स्टोरी से। जी। सबसे पहला सवाल कि आप स्नूकर के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, तो इधर नशे की दलदल में कैसे चले गए और आपने 6 साल चिट्टा लिया है, जी। और इसके बारे में कुछ बताइए? तो इस चीज़ को मैं काफ़ी हद तक तो ये अपने माहौल को भी ब्लेम करूँगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, अकाउंटेबिलिटी मैं पूरी लेता हूँ कि मैंने नशा खुद किया है। बट मेरे को पहली बार हार्डकोर ड्रग्स मेरे माहौल में, मतलब कि मेरे रूम में, जिस रूम में एक 14 साल का बच्चा है, उस रूम में कोकेन जैसे हार्ड ड्रग्स जिनको तो आप हम, किसके साथ रहते थे जो आपके रूम में कोकेन आ गई? मेरे रूम में मीन्स जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स होते थे नॉर्मल। 14 साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में, इवन पंचकुला में। हुँ। तो जिन जैसे नॉर्मली, क्योंकि मैं स्नूकर खेलता था तो मैं बाहर इधर-उधर जाता रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं घर पे, वो छोटा एज वाला बच्चा नहीं था, मैं बहुत इंडिपेंडेंट था। मैं ट्रैवल करता था, सारी चीज़ें इधर-उधर जाता रहता था लोगों के साथ, स्नूकर क्लब्स में भी जाता था। तो वहाँ पे मुझे और लोग भी मिल जाते थे, राइट? अपनी उम्र से थोड़े बड़े, शायद 17 साल, 18 साल, 19 साल के। तो उनके साथ कभी इधर डिनर पे चले गए या लंच पे चले गए, किसी की शादी पे चले गए, राइट? तो ये सब होता रहता था मेरी लाइफ में। बट नाउ वो लोगों के लिए इतना नॉर्मल था ऐसे ड्रग्स यूज़ करना, जैसे कोकेन यूज़ करते थे, बहुत लोग चिट्टा भी यूज़ करते थे। एंड जैसे चरस गांजा तो बहुत ही नॉर्मल था उनके लिए। मतलब
मतलब इट्स जस्ट कि एवरीडे हुँ। चीज़ इतनी कैजुअल होती थी। तो मेरे को 14 साल की उम्र में ही जब मैं वो सब चीज़ें देख रहा था तो मैंने कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं एडिक्शन या फिर ड्रग्स को। मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग शायद बेवकूफ़ हैं जो एडिक्शन में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के साथ, इनको अक्ल ही नहीं है कि इतना ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं कि कुछ और बच ही नहीं रहा। क्योंकि मेरे दोस्त तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट मैंने लॉन्ग टर्म नहीं देख पाया ना, वो उन्होंने भी कहीं न कहीं स्टार्ट ही किया था। तो वो पहली किक कौन-सी थी जब आपने वो नशा देखा? वो पहला पल याद है? वो पहली मोमेंट? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मैं अल्कोहल बहुत यंग एज से पीने लग गया था, 14 की एज से मैं अल्कोहल पीने लग गया था। पहली बियर की बॉटल थी कि वाइन की थी कि बियर की। पहली बियर थी? जी, फार्म हाउस पे थे हम अपने दोस्तों के, न्यू ईयर का मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसका न्यू ईयर पे उन्होंने सिर्फ बॉनफायर रखी थी, राइट? तो वहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स बड़े-छोटे सब वहाँ पे थे एंड अबाउट जो बड़े थे वो तो पी ही रहे थे, हुँ। तो वहाँ पे न्यू ईयर पे बस सबने बोला कि यार आज जो नहीं भी पीता ना, सब पिएँगे आज, बियर पीते हैं। तो सबने बियर की बोतल खोली, नाउ पी मतलब वो उनके बीच में फिट इन करने के लिए मैं ज़बरदस्ती घुट-घुट मार रहा हूँ, उल्टी तो आ रही है अंदर से, पी भी नहीं जा रही है। बट वो फिर पूरी खत्म करने के बाद अकम्प्लिशमेंट भी फील हुई कि यार हाँ, अब मैं मर्द बन गया हाँ, हूँ। हाँ, आज बियर पी ली है आज पूरी। मैंने बियर पी लिया। तो बस फिर वो ओकेजनल मैं बियर पीता रहा। फिर ऐसा लगा कि क्या ही है यार ये बियर, शराब सब पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ बस पहली मैं। वो चीज़ थी। अच्छा भाई आप बता रहे हो कि बड़े आप घूमने वाले बच्चे थे 13-14 साल की उम्र में। तो आपके पेरेंट्स का क्या रवैया था? उन्होंने नहीं रोका कभी? उन्होंने नहीं पूछा कहाँ है, क्या कर रहा है? ध्यान रखना जैसे हमारे पंजाब में अक्सर होता है। पंजाब में नहीं मेरे को लगता है कि जो बच्चे अपने माँ-बाप के साथ रहते हैं, तो माँ-बाप को फ़िक्र रहती है जब तक बच्चे घर ना आ जाएँ वो सोते नहीं हैं। चलो ठीक है आजकल ज़माना और हो गया बच्चे माँ-बाप से दूर हैं, तो माँ-बाप तो फ़ोन पे ही हाल पूछ सकते हैं कि बेटा घर पे आ गया कि नहीं आ गया। पर मैं जैसे अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ तो मेरी मदर 3 बजे भी रात को अगर उठती है तो वो देखते हैं कि ये ठीक है, आया है गेट खोलना है। तो वो अपने वाला काम नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं रीज़न है जो लोग घर वालों से दूर हैं, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण वो शायद उनको खुल ज़्यादा मिल जाती है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, काफ़ी बार ऐसा भी होता है, बट मैंने बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे भी एडिक्शन में देखे हैं जो अपनी एक सीक्रेटली डबल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी हुई है। इवन कि मैं पर्सनली बताऊँ तो एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पे उसके फादर पुलिस में थे, नाम नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। बट वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि 8 बजे उसके हाथ काँपने लग जाते थे कि 8 बज गए भाई, 5 मिनट में घर नहीं पहुँचा ना तो मैं ख़त्म हूँ। बट वो इतना अपने अंदर चीज़ें दबा के बैठा हुआ था ना कि वो पूरा दिन सुबह उठता था, 4-6 घंटे उसको बाहर मिलते थे, 4 या 6 घंटे दिन में, सिर्फ़ डे टाइम में। हम्म वो उसमें पूरा नशा करता होता था एंड घर जाने से 2 घंटे पहले फिर अपना आई कूल, पेपर स्प्रेज़, हाथ धोना, मुँह धोना, 2 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल होके घर जाता था। और खुले वाले भी अपनी चॉइस थी, कहीं न कहीं एग्री करता हूँ, बट एट द एंड मैं वही कहता हूँ कि आपको स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हों या फिर आपके नॉर्मल थोड़े कैजुअल लीनिएंट पेरेंट्स वैसे हों कि जो नहीं ज़्यादा कुछ कहते हो, एट द एंड आपकी कहीं न कहीं डिसीजन होती है कि मेरे को अगर आपको अवेलेबल है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल रखना ही पड़ता है। अच्छा भाजी देखो नशा सभी का मेरे को लगता है कि बियर की बोतल से शुरू होता है पहले दिन तो जाते ही कोई लग नहीं जाता हुँ, चिट्टे पे हुँ, हुँ। चाहे वो क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड के साथ रहा भी नहीं और मुझे एक्सपीरियंस भी कम है तो आप करेक्ट करते रहें मुझे जहाँ जहाँ भी आपको लगता है पर ज़्यादातर जो समाज में देखा है विचरे हैं देखा है लोगों को देखा है अपने आसपास तो बियर की बोतल से शराब का नशा शुरू होता है और जाते जाते वो कब एडिक्शन चिट्टे की बन जाता है और कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में जो वो पहली बियर थी वो खुशी में पी थी गम में पी थी या ट्राई करनी थी या प्रेशर में पी थी या वही जो मर्द वाली बात आपने बताई है कि लड़के हो तो शराब तो पीनी पड़ेगी हुँ। कहीं न कहीं काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसमें क्यूरियोसिटी भी थी, क्या होता है, क्या नहीं होता है, लोग भी बोल रहे थे। मैंने सोचा कि यार मैं जब सारे पी रहे हैं, तो फिर मैं क्या कच्चा रह जाऊँगा, हम्म समझ रहे हो? तो वो भी चीज़ थी एंड मतलब काफ़ी उसके अकम्प्लिशमेंट भी फ़ील हुई कि यार बियर पी ली, मतलब उस टाइम 14 साल का बच्चा है, देखता है लोगों को, बड़े लोगों को पीते हुए, तो कहीं न कहीं मुझे लगा सही है यार, मैं वैसे ही इंडिपेंडेंट हूँ एंड घर वाले मतलब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता था सरकार के खर्चे पे उस टाइम। मैं चाइना गया था 13 की उम्र में पहली बार सरकार के खर्चे पे, उसके बाद मैं रशिया भी गया, बेल्जियम भी गया, एम्स्टर्डम भी गया, काफ़ी जगह गया। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने क्वेश्चन पूछा था, फैमिली भी इतना ज़्यादा नहीं पूछती थी क्योंकि उनको पता था ये जब दुनिया कल्ला-कल्ला जाके घूम रहा है तो इतनी इसको क्या सेंसिटिव इसको है। रोकना है मैंने हाँ, कि नशे तो ना है करो ना? तो और जबकि मैं बहुत ऑनेस्ट था, मैं अपने पेरेंट्स को सब बता देता था कि मैं ड्रिंक करी, मैंने स्मोक करने लग गया हूँ। नाउ पेरेंट्स मना मुझे करते थे बट वही था, उनका इतना कंट्रोल नहीं था मेरी लाइफ पे क्योंकि मेरे पास ये चीज़ होती थी, मैं इतना बढ़िया करता रहा हूँ, अब मेरे को छोड़ दो मेरे हाल पे। मैं हर चीज़ पे यही कहता था कि यार आपने क्या करना है, मैं जब सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को अपने तरीके से ही करने दो। तो पापा क्या करते थे आपके तब मेरे फादर और मदर स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगलिंग रहे हैं, ऑल्दो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे स्टार्टिंग में फैमिली बिल्ड करने में, वो बहुत अच्छे हैं दोनों तरफ से। तो मेरे मदर एंड फादर मनी लेंडिंग ये ब्याज के काम से स्टार्ट किया था ओके उन्होंने, काफ़ी साल सस्टेन किया था।
देन लॉकडाउन में बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, बिल्कुल रोड पे आ गए थे, गाड़ी बिक गई, फ़ोन बिक गए, एंड देन मैं ऊपर से नशेबाज, सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। उस टाइम भी ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट तो किया। कितने सिबलिंग्स हो आप? मेरा एक छोटा भाई, अच्छा, फिर उसके बाद? मेरा छोटा भाई जॉब कर रहा है, आपको बताऊँ मैं हुँ, लॉकडाउन में वो अच्छा, सब कुछ अच्छा था। वो एक 24/7 मार्ट में जॉब कर रहा था, और ब्लॉकेट आप नशा कर बेसिस, रहे थे? और मैं नशा कर रहा था, और मेरे को इतनी अक्ल नहीं थी। अच्छा, बियर के बाद पाजी फिर कहाँ अ, गई जर्नी? बियर के बाद फिर एक्चुअली क्या होता है ना, आप ये नहीं समझते हो, आप मेंटली या साइकोलॉजिकली कह लो, तो आप एक अपना माइंडसेट क्या बना रहे हो कि मुझे एंजॉय करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। हुँ, समझ रहे हो? अब जो इंसान शराब पीता है, वो कभी भी कोई मूवमेंट को ये सोच ही नहीं सकता कि मैं बिना शराब के एंजॉय कर लूँगा। उसको तुम कसौल भेज दो, मनाली भेज दो, तो वो रूम में बैठ के शराब पी के अपनी ट्रिप खत्म कर देगा, लेकिन शराब, 100%, है ना? तो फिर वो 100%। क्या है? वो तो यही है, मनाली का एंजॉयमेंट नहीं, एंजॉयमेंट है मनाली जाके शराब पीना। हाँ, पहाड़ों समझ, की वादियों में। हाँ, वहाँ पे अब करना वही है, चाहे नदी में बिठा दो, चाहे रूम में बिठा दो। तो माइंडसेट क्या बन गया कि मुझे कोई चीज़ चाहिए मज़ा करने के लिए। हुँ, वो माइंडसेट बढ़ता गया, बियर से शराब पे आ गए। शराब के बाद मुझे लगा यार, जब इससे इतना मज़ा आ रहा है, तो हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा मज़ा आए। हुँ, क्योंकि ये भी कुछ कह रहे हैं, इसको भी महँगा भी है, 4 लोग अलग से बैठ के भी कर रहे हैं प्राइवेसी में, है ना? कुछ तो हो रहा होगा ऐसा यार, हुँ, हुँ। मैं ये भी करके देखता हूँ। अब मैंने कोकेन कर ली। अब कोकेन में अलग ही तरह का मज़ा आया भाई, भाग रहे हैं, दिमाग दौड़ रहा है, अलग ही बातें कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बने पड़े हैं गाड़ी में 4 लोग। तो पता ही नहीं, अलग था ना, अलग स्टिमुलेंट हो गया। उसके बाद अब 1 हफ्ता नॉर्मल अपनी लाइफ, वापस स्नूकर खेल रहे हैं। अब जैसे सैटरडे आया जी, सुबह-सुबह प्लानिंग स्टार्ट, पैसे कर लो भाई जी, रात को आज अच्छा, क्लब में ये जाना है। शनिवार-शनिवार ही करते थे, वीकेंड हाँ, पे? मैं क्योंकि वही 15 साल की उम्र में मैं करता सब था, लेकिन बहुत वेल बैलेंस। अपना 7 दिन प्रैक्टिस करता था, हुँ, 6 दिन। सैटरडे रात को सिर्फ 2 घंटे जो करना है करा, उसके बाद संडे से भूल गए कि कुछ किया था। जैसे ही सैटरडे आया, 3 साल मैंने ऐसे ही किया। कोकेन करता था सैटरडे को, कभी-कभी तो महीने में नहीं भी करता था, जैसे दोस्त चले गए कहीं इधर-उधर, तो मेरी ना नॉर्मल लाइफ रहती थी। और ये सबसे बड़ी गलत चीज़ थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया था मेरा नशे के ऊपर कंट्रोल है। मैं तो कि 3 भाई च मैं तो हफ्ते में 1 बार ही करता हूँ। जैसे हाँ, आजकल किसी को भी आप बोल दो शराब के बारे में, वो कहते हैं ओकेजनली पीते हैं, वैसे भी मर ही जाना है। तो किसी को भी रोक लो ना आजकल, जिसको बोल दो यार कि शराब ओ यार वैसे भी मर ही जाना है। जदों मौत आनी है उदों आ ही जानी है हुँ, यार, इत्ते किसे ते रोकी थोड़ी हुई है। सही बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो मुझे ये चीज़ बोलते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि नशा ना करके मौत एक बार आती है। हाँ, ठीक है? और बाकी ज़िंदगी चलती है। हाँ, बट जो बंदा नशा करता है, उसको मौत रोज़ आती है। हाँ, मरने से पहले ही मरता रहता है वो। तो रोज़ वो मरता क्या है। है, तुम जी के मर लो, या तो तुम मरते हुए ही मर जाओ। सही बात है। तो फिर ये डिफ़रेंस होता है हुँ। लाइफ़ में। तो अच्छा पाजी, फिर कैसे आपकी जर्नी बढ़ी आगे? हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, फिर जब आपको लगा कि यार ये तो काम बढ़ गया, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इसको, वो मोमेंट कब आई आपकी लाइफ में? हाँ, तो ऐसे ही चलता रहता ये छोटे-मोटा कोकीन, गांजा, चरस, शराब तो काफ़ी टाइम चलता रहा। 18 साल का हुआ था मैं, एंड मेरे को चाइना जाना था, मुझे अभी भी याद है। चाइना जाने से 2 दिन पहले मुझे एक बचपन का दोस्त मिला अपने। एंड अभी भी 2 दिन पहले भी मुझे मिला, उसने भी छोड़ दिया, वो भी अच्छा चल रहा है। हुँ, तो उसने मुझे बोला कि चलते हैं रात को, हुँ, वैसे ही मिल गया मुझे बाहर। हुँ, मैंने कहा चल चलते हैं, क्या करना है? मैं गाड़ी में बैठा, वो चिट्टा कर रहे थे, वो भी एडिक्टेड था। अब मैंने सोचा कि वही सेम चीज़ मेरे लिए है, कोकेन थी जो शराब है, वही चिट्टा है मेरे लिए। हुँ, मैंने कहा हाँ, हाँ, करो। अब मैंने पी लिया वो, मैंने उस दिन पिया, अगले दिन पिया, फिर मैं चाइना चला गया। बट सिर्फ 2 दिन करने के बाद मैं चाइना में उसी के बारे में सोच रहा था हाँ। कि वो चीज़ करनी है तो यार। पाजी गेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपका ड्रग्स के कारण? स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ रहा था, हुँ, और पढ़ भी रहा था, तो मैं सोच रहा था कि गुड कंपनसेशन हाँ, कि कोई बात नहीं, थोड़ा बुरा खेल लिया, लेकिन इतना मज़ा भी तो आ रहा है, हाँ। तो वो गुड कंपनसेशन लग रही पता ही थी। नहीं लग रहा था कि गेम हाँ, पे फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, मतलब फ़ील नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि चल ऐसे ही वो बैड डेज़, हुँ, ठीक है, मैं सीख जाऊँगा थोड़े दिन में, हुँ, उसके साथ हैंडल करना तो चलता रहेगा। हुँ। मैं इवन कि एक नेशनल मेडल भी जीता हूँ ड्रग्स, ड्रग्स के कारण ही? ड्रग्स करते हुए बस। अच्छा। बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन स्टिल आई मैनेज्ड टू गेट 3rd, नेशनल इंडिया नंबर 3 बना मैं। हुँ, एंड उस टाइम मैं एडिक्टेड था हुँ, ड्रग्स से। हुँ। तो मैंने सोचा कि जब ये हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो वो ड्रग्स के कारण ही मैं थर्ड आया हूँ। हाँ, आगे ड्रग्स और लूँगा तो फर्स्ट आ पहले भी जाऊँगा। मैं नेशनल मेडल्स थे मेरे पास, हुँ, उस टाइम भी आया, बट मेरे को ये था कि वैसे भी हो रहा था, ऐसे भी हो रहा है, तो कोई नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? जैसे वो मन में 2 इंसान नहीं चलते कि यार कोई बात नहीं, मन बुद्धि कहती है कि नशा कर रहा है भाई, तो मन कहता है नहीं, नहीं ठीक है, चल हाँ, सही तो चल रहा है। बस वही चीज़। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। लॉकडाउन में ज़्यादा मेरी नैया पलट गई। हुँ, लॉकडाउन में क्योंकि स्नूकर हट गया, हुँ, तो अब मेरे पास कुछ था नहीं, हुँ, डायरेक्शन नहीं थी। हुँ, स्नूकर मुझे रोक के रखता था, फिर भी कहीं न कहीं यहाँ प्रैक्टिस करनी है, कॉम्पिटिशन है। अब स्नूकर नहीं था, एंड कुछ करने को ही नहीं था बेसिकली, सब घर में बंद थे। तो बस उस टाइम तो बस वही फ़ोन नंबर्स थे अपने पेडलर्स के, वो आस-पास रहते थे घरों के, चुपचाप निकलते थे, जो पैसे थे बचे हुए वो उड़ाए। फिर एडिक्शन बढ़ गया था, उसके बिना वो दिन नहीं निकलता था, खा जाती थी लोनलीनेस, सिम्पटम्स आते थे, विथड्रॉल्स आते थे, तड़प होती थी। तो फिर लोगों से माँगना शुरू कर दिए, गर्लफ्रेंड से माँगने शुरू कर दिए, धीरे-धीरे रिश्तेदारों से माँगना शुरू कर दिए, फिर अपने स्नूकर सर्कल से माँगना शुरू कर दिए, फिर एंड में घरवालों से माँगना शुरू कर दिया। तो 1 डेढ़ साल में आई वुड से मैंने 20 से 22 लाख रुपए लोगों से ले लिया, माँग सब कुछ लिया। मिला के।
सबसे पीक टाइम क्या था भाई जब आप नशे में कह लो कि जब होता नहीं संजू फ़िल्म में कि अब कुछ नहीं बचा, सारा दिन नशा फूँक लिया, कर लिया, तो अब हालत है बस अब दिख रहा है कि मैं जाऊँगा। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, आई थिंक मैंने ये अपनी मेरी सारी इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ भी डाली हुई हैं, जो मेरे हाँ, घर में देखिए। मेरी माँ ने खींची हुई हैं। जी। तो उस टाइम फ़ोटो तो देखता है इंसान, बट उस टाइम मेरी क्या एक्चुअल सिचुएशन थी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को मेंटल पैरानोया हो गया था। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में घबराहट हो जाती है, पैनिक हो जाता है कि आपको सही गलत में फ़र्क ही नहीं दिखता है। उस टाइम पे मुझे लगता था मेरी माँ मेरे खाने में ज़हर मिलाती है। हुँ, मेरी माँ मेरे खाने में ज़हर मिलाती है और मुझे लगता था मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मेरे से परेशान होके। एंड मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरे घर के बाहर हर टाइम मुझे मारने के लिए खड़े हुए हैं। हुँ। तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। हुँ, छोटी-छोटी चीज़ के लिए मैं अपने छोटे भाई पापा को कहता था, "पापा सिगरेट ला दोगे यार, मैं बाहर नहीं जा सकता।" हुँ। मैं खाना नहीं खाता था 4-4 दिन। मैं एक रूम में पड़ा रहता था। मेरी बॉडी स्टिफ़ हो गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा हिलता नहीं था। ठीक है जी? और छाले हो रखे थे मेरे जीभ से लेके गले तक, तो खाना निकल ही नहीं पाता था, लिक्विड्स पे था मैं। मेरा वज़न रैपिडली हर हफ़्ते 2 किलो गिर रहा था। मैं लास्ट ओह! 53 केजीज़ पे आ गया था। मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे, मतलब ऐसे हाथ में आ जाता था गुच्छा। ओए होए होए! ठीक है जी? पसीना कैसा होता था, जैसे आँख में अगर पसीना चला गया ना तो 20 मिनट आँख जलती थी, आँख नहीं खुलती थी, ऐसा लगता था एसिड फेंक दिया, इतने टॉक्सिन्स हो गए थे मेरी बॉडी में। कुछ नहीं कर पाता था मैं, नहाने भी नहीं उठ पाता था, सिर्फ़ वॉशरूम जाने के लिए उठता था मैं, उसके अलावा खाना वैसे का वैसे ही पड़ा रहता था। 4-4 दिन कोई नहीं छेड़ता था उसको। उस टाइम एडिक्टेड थे पूरे? पूरा लास्ट स्टेज था मेरा, और मैं हार्डली कहता हूँ 5-6 महीने मेरी मैक्सिमम ज़िंदगी होगी उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं 1 से कहीं ज़्यादा ड्रग्स कर रहा था, ऑल एट द सेम टाइम, एंड उन ड्रग्स के बाद मैं रात को 10 नींद की गोलियाँ खा के सोता था। ओए होए होए होए! तो मतलब बिल्कुल ही डेथ देख ली थी मैंने। ऐसा भी हुआ है बीच में कि मैं 4 दिन, कितने 100 से ज़्यादा घंटे होते हैं, सो रहा हूँ। चारों दिन लगातार? चारों दिन लगातार सो रहा हूँ। मेरे बॉडी में 1% जान नहीं है कि मैं अपना हाथ ऐसे उठा लूँ बेड से। तो उस वो टाइम आपको नशा लाके कौन दे रहा था? घर वाले, मतलब पड़ा होता था, मैं इकट्ठा कर लेता था घर वालों से पैसे लेके, उधार लेके। मुझे पता था ऐसी हालत हो गई है। तो वो मरता हुआ नहीं देख सकते ना, बस वही है घर तो वालों आपके की पेरेंट्स ने मजबूरी। भी कभी आपको ड्रग लाके दी है? ला के नहीं दिया, मेरे दोस्त घर पे देने आ जाते थे। तो घरवालों को पता था कि ये ड्रग फिर ले रहा है? सामने ही था मैं बिल्कुल ओपन, मतलब मर कुछ कर नहीं सकते ना। नाउ दिक्कत ये थी कि मेरी मम्मी को रिहैब्स के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था मेरी माँ ने। ओए होए तो होए! मेरी माँ को लगता था कि ये मेरा बच्चा इतना वीक है, इतना डिपेंडेंट है, वहाँ पे इसके साथ कुछ भी हल्का ऊपर-नीचे हो गया बाय चांस, ये तो मर जाएगा वहाँ पे। हाँ। तो मेरी माँ ने मुझे बस ये सोच के रखा हुआ था कि जितना जी सकता है जी लेगा शायद। तो मेरी माँ-बाप कुछ कहना बंद हो गए थे मुझे। ओए होए होए होए! वाहेगुरु! मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा यार कि वो माँ-बाप के लिए कैसी सिचुएशन थी? एक मतलब जवान लड़के को देखना और डेथ बेड पे वो पड़ा हुआ है। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन याद है कुछ? कि उस टाइम पता नहीं लगता था? पता तो नहीं लगता था मुझे, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सेंसेस में ही नहीं रहता था। एंड मेरी माँ ने कहीं न कहीं, मैंने मेंटली अपने घर पे ऐसी स्टेट पैदा कर दी थी ना कि उनकी भी फीलिंग्स खत्म हो गई थी सारी। मतलब मेरे लिए नहीं, जनरली लाइफ़ में ही। ओए! उनको, होनी है यार उनका जवान बेटा। मतलब उनको कभी मैंने देखा कि खुश बात कर रहे हैं, जैसे 4 लोग बैठ के खाना खाते हैं। मेरे घर पे कोई डिनर आज साथ में नहीं करता। ठीक है जी? कोई आपस में ऐसे कोई खुशी वाली बात नहीं करता। जस्ट नॉर्मल लाइफ़ चलती है, ज़रूरी बात, क्या खाना है, हो गया, अपने फ़ोन पे लगे रहेंगे सारे। कोई, मतलब आप कभी किसी को स्माइल करते हुए नहीं देखोगे घर में, कोई खुशी की बात होती है। कुछ हुँ। ऐसा ओकेज़न कुछ भी नहीं है। ओए होए! बस सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक पीछे बच्चा कमरे में पड़ा हुआ है, वैसे ऐसे ही का जैसा पड़ा हुआ है। दिन में एक बार उससे पूछ लिया तुझे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए? ठीक है, नहीं चाहिए। छोटा भाई जॉब कर रहा है, वो जो कमा रहा है। मम्मी-पापा अपना स्ट्रगल जो कर रहे हैं, कर रहे तो हैं। आपको होश है पाजी आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम यार? जो आप बात कर रहे हो ना उस बेड से उठकर आना और ये एक्सपीरियंस शेयर करना ये मिरेकल ही है। बिल्कुल है जी, ब्लेसिंग है, मैं तो मानता हूँ। एंड बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं, ये चीज़ें हिट कब करती है नशा मुक्ति केंद्र में, जब आपका नशा उतर रहा होता है ना, जब आपको थोड़ा टाइम। कैसे हुई वापसी पाजी? ये जो जर्नी आप बता रहे हो उससे आज आप बहुत बड़ी मैं एमएनसी कंपनी में बात कर रहे हो और मेरी टीम आपसे बात कर रही थी जब पॉडकास्ट से पहले, तो बहुत खुश हुए कहते यार बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है और बहुत ज़बरदस्त बात कर रहा है और बड़ी डीप बात कर रहा है। क्योंकि आजकल ना जो मेंटल काउंसलर्स हैं वो उनको खुद थेरेपीज़ की ज़रूरत है। तो वो काउंसलर्स तो बने हुए हैं, पर मेरे को लगता है कि जो एडिक्शन रहा है ना इससे बड़ा काउंसलर नहीं कोई हो सकता क्योंकि उसने अपने अपने बॉडी पे वो चीज़ हंडाई है। जी, जी, सही गल है। मैंने अगर कभी ज़िंदगी में नशा नहीं किया तो मैं शायद अच्छे तरीके से ना समझा पाऊँ कि नशे से कैसे बाहर आना है। पर जो इसमें गया है उसको मालूम है कि एक नशे करने वाले को क्या चीज़ नशा छोड़ने के लिए रोक रही है। So I think you are the right person to guide people that how to quit drugs. जी, एक्चुअली मुझे भी बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं है मैं पहली बार नशा मुक्ति जाके छोड़ दिया। नशा मुक्ति में जाने का डिसीजन कैसे बना? क्योंकि आपकी मदर की तो सोच ही और थी और पंजाब में ज़्यादातर लोगों मेरी खुद की सोच ऐसी है कि पंजाब में क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा पंजाब में है तो कि लोग ड्रग एडिक्शन सेंटर में जाने के लिए यार मतलब भागते हैं कि नहीं वहाँ पर मार कुटाई होगी और होती भी है। बिल्कुल होती है। कितने बच्चों की वहाँ पर जान भी की है, खबरें भी सुनते हैं हम मतलब उनको मारते हैं, उनको सफाई करवाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं।
तो फिर आप कैसे नशा मुक्ति केंद्र में चले गए? जी, तो मैं थोड़ा-सा बताता हूँ आपको, तो 2 मिनट मेरी बात सुनना आप। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मेरे दोस्तों के लिए वहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ थी नशा मुक्ति जाके आना। तो मेरे सारे दोस्त नशेड़ी थे, क्योंकि वो हर जैसे 6 महीने छुट्टियों के लिए जाते थे कि मम्मी पहले ही उनको पता लग जाता था मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। मेरे घर पे आते थे, मेरी मम्मी कहते थे, "आंटी मैं अभी 5-6 महीने के लिए जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, थोड़े टाइम में आता हूँ, फिर मिलता हूँ आके।" तो नशा मुक्ति जाते थे, तगड़े-तुगड़े होके आते थे। जिस दिन आते थे मेरे घर आते थे मेरे पास, "चल करते हैं।" मम्मी कहती थी, "तेरे को शर्म नहीं है?" कहता, "ना, ना मैं तो सर्विस करवाने जाता हूँ वहाँ पे शरीर की, कि अपने ऑर्गन्स वगैरह ठीक हो जाते हैं।" तो घर वालों को हो जाता है कि चल 6 महीने में ठीक हो गया। कह रहा है वो कुछ नहीं है, वो बताते थे कि नशा मुक्ति में क्या-क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे से मारा जाता है, सज़ा मिलती है। मेरी मम्मी सोचती थी कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है नशा मुक्ति केंद्र, ये भी तो जा रहे हैं, तो मेरा बेटे को भेज के क्या हो जाएगा, बल्कि ये शायद वहाँ पे मर ही ना जाए। हुँ। तो इसलिए मेरी मम्मी भेजती नहीं थी। बट नाउ मैं उस पॉइंट पे था जब कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरी माँ के पास। लास्ट मोमेंट मेरे को याद है क्या हुई थी, मेरे दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, बड़े भाई जिनको मैं कहता था, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मेरा फ़ोन ऑफ था, उनको विथड्रॉल्स हो रहे थे, तड़प हो रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि मैं जानबूझ के फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा हूँ। वो चाकू लेके मेरे घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के घुस गए 3 लोग, मुँह पे रुमाल बाँध के, ओए होए होए होए! और मैं किचन में बैठा हुआ था, मेरा फ़ोन ऑफ था, मैं भी नशे में था, मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने मेरे गले, एक ने गर्दन पे चाकू रखा, दूसरे ने मेरी जेबें-जुब्बे, फ़ोन-फ़ोन सब उठाया। इतने में मेरी मम्मी पीछे से आई आवाज़ सुन के, मेरी मम्मी थोड़े हेवी हैं, उन्होंने उसको उठा के पटक दिया साथ में। उसका चाकू साइड में गिरा, उसको भी पता नहीं लगा, पीछे से मम्मी आई एंड वो उसके हाथ में सब कुछ आ गया था, वो इतना चाकू उठा के भाग गए घर से उस टाइम। ओए! ठीक है जी? उस टाइम मैं और मेरी मम्मी कुछ मुँह से शब्द नहीं निकल पाए। मैं अपनी मम्मी को देख के रो रहा था, मेरी मम्मी मुझे देख के रो रही थी। 2 ढाई घंटे हम वहीं पे बैठे रहे और बस रो रहे थे, कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उस रात मेरी मम्मी ने कहा, इससे अच्छा तो मैं नशा मुक्ति भेज देती हूँ। मेरी मम्मी ने बहुत पता करके एक एक दिन पता करा सबसे अच्छा रिहैब वो कहाँ है, करने क्या आए थे दोस्त आपके? नशा छीनने। ओए होए होए! उनको पता था, दोस्त थे, कि इसके पास पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हमारा टाइम निकल जाएगा, उनको कहीं मिल नहीं रहा होगा या जो भी रीज़न रहा होगा। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था और उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि मेरा फ़ोन ऑफ था। तो मेरी मम्मी थोड़ी ना उनको बोलेगी, मेरी मम्मी ने डाँट दिया उनको कि मेरे को फ़ोन ना करो, कोई ज़रूरत नहीं मेरे घर आने की। तो वो सोच रहे कि मैंने अपनी मम्मी से मना करवा दिया उनको गुस्स कि मम्मी आप इनको मना कर दो। तो वो खुंदक में आ गए कि तूने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ईगो में, कि तूने ऐसे बुलवा दिया कि तेरे को बताते हैं। तो नाउ उसके बाद अगले दिन मम्मी ने देहरादून में एक रिहैब था, आरोग्य सेवा समिति था, वहाँ पे बात करी, कोई शायद पहले उनका नोन में गया होगा। तो उन्होंने बताया वहाँ पे मार-कुटाई तो कुछ नहीं होता, आप भेज दो, अच्छा ट्रीट करते हैं। तो मुझे वहाँ पे भेजा, मैं बहुत सहमा हुआ था जब मैं पहली बार वहाँ पे गया, क्योंकि मैंने भी गलत सुना हुआ था। तो मुझे बस वेट कर तो रहा था आपको कि प्यार से लेके गए थे कि उठा के ले गए थे? उठा के प्यार से क्या मतलब, अब कोई अपने होश में तो जाएगा नहीं है। अब उनको क्या होता है, घर वाले कहते हैं कि चिल्लाना नहीं चाहिए मोहल्ले में, तो वो फटाफट से उठा के सीधा गाड़ी में डालते हैं कि इसके चिल्लाए-चुलाए ना। अच्छा वो लेने आते हैं नशा मुक्ति वाले? जी। लेने उठाने के लिए आते हैं? उठाने 4-5 लोग आते हैं एंड जस्ट आपको जैसे 1-2 हाथ पकड़ा उठाया, गाड़ी में बिठाते हैं एंड देन बस गाड़ी में आपको रिहाब ले जाते हैं, तो गाड़ी में बीच में बैठते क्या खर्चा होता है पाजी वहाँ पर मंथली और कितना टाइम लगता है? हैं। डिपेंड करता है, पंजाब में मैंने सुना जहाँ तक कि पहले 8-10 हज़ार रुपये मंथली था, जहाँ मैं था वहाँ पे 10-12 हज़ार मंथली था एंड आज खाना-पीना सारा बीच में? सब कुछ उसमें बेसिक होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ लग्ज़री वाला तो कुछ नहीं होता आपको, कि सब बेसिक खाना होता है 3 टाइम का, कम मसाला, नमक थोड़ा ठीक, नॉर्मल ब्लैंड फूड होता है, तो हेल्दी। आप पहली बार गए थे उस टाइम? हाँ, ये ओके। मैं पहली बार गया था। नाउ मैं ही वहाँ पे सहमा हुआ था, क्योंकि मैंने भी वही चीज़ें सुनी थी, जो सब लोग सुनते हैं। कि मारेंगे? हाँ, कि मैं सोचता था कि भाई तूने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, तू गया। तूने यहाँ कुछ गलत बोल दिया, तू गया। मुझे एक ही चीज़ पता थी वहाँ पे। अब उनके लिए तो मैं नया था, तो मैं बिल्कुल शांत रहता होता था, कुछ नहीं बोलता होता था, बिल्कुल चुप रहता होता था, बस मेन चीज़ बोलता था। तो वो मुझे कहते, "तू बड़ा सिंसियर है।" तो मैं उस कहता, टाइम डोज़ क्या थी पाजी आपकी नशे की? उस टाइम आप कौन-कौन सा ड्रग ले रहे थे? और आपने इंजेक्ट भी किया चिट्टे को कि या ओरली नहीं, लिया? मैंने इंजेक्ट नहीं किया, मैंने ओरली किया है, बट जो मैं करता था, मैं हेरोइन के साथ क्रैक लेता होता था। वो क्या होता है क्रैक? क्रैक होता है कोकेन का प्योरेस्ट फॉर्म। ओके। अभी धीरे पता लगेगा उसके बारे में भी, बहुत एपिडेमिक है वो हेरोइन के बाद की क्रैक। दिल्ली वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, चंडीगढ़ कोकेन में। तो वही है ना जो नाक से खींचते हैं? नाक से खींचते हैं, उसको हम बेकिंग सोडा के साथ क्रिस्टलाइज़ करते हैं, ओके। ठीक है? ना वो कोकेन का प्योरेस्ट फॉर्म बन जाता है, वो कोकेन से 100 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट हो जाता है। मतलब? पोटेंट मीन्स उसका अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ओके। ठीक है? ना उसको स्मोक करते हैं हम, ओह हो, उसको हो! आग लगाते हैं, उसका धुआँ निकलता है। उसका हाई इतना इंटेंस है, जिसको हम, आपने कभी टर्म सुनी होगी क्रैकहेड, हुँ। अगर आपने देखी यूएस वगैरह में टर्म होती है क्रैकहेड, जो इंसान क्रैक लेते हैं, वो इतने डिल्यूजनल हो जाते हैं, मतलब कि उनकी सेंसेस इतनी जल्दी लूज होती हैं। सबसे पहले तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हुँ। आपने जैसे बोल दिया ना ओए, वो ओए के लिए आपको मार सकता है, और ये मेरे ओए साथ हुआ है। होए होए! उसको कंट्रोल नहीं रहता, वो इतना एग्रेसिव हो जाता है। हमारी आपस की दोस्तों में लड़ाई हो जाती थी, हम रोड पे डंडों से मारते थे एक दूसरे को, सिर्फ छोटी सी बात पे। और जैसे ही 20 मिनट बाद नशा खत्म होता था, तो कपड़े फटे हुए हैं और पता ही नहीं कि क्या किया हुआ है, हम क्यों लड़ रहे थे, पागल हैं हम। हमारे को लोगों ने रोड पे मारा, ये देख के कि नशा कर रखा है, और हमें पता ही नहीं है, हमें 20 लोग मार रहे थे रोड पे। और वो कोई फ़र्क नहीं?
पता ही नहीं चल रहा था, 20 लोगों ने मारा, उठ के हम गाड़ी में बैठे और हम सोच रहे हैं यार क्या हुआ ये, मतलब हम आपस में क्यों लड़ रहे थे पहली बात तो, और हम आपस में लड़ रहे थे तो ये लोग क्यों मार के चले गए हमें। तो गाड़ी कैसे चलाई फिर? बस नॉर्मल ओ उतर तेरी! गया नशा, 20-25 मिनट का नशा होता है उसका, ओके। ठीक है, और 20-25 मिनट जैसे ही नशा खत्म होगा फिर आपको डाउनर कहते हैं, डिप्रेशन आने लगता है। तो पाजी वो 20-25 मिनट कैसे होते हैं कि जिसके लिए मतलब उस टाइम तो चलो समझ ही नहीं होती कि शरीर खराब हो रहा है, मर रहे हैं। वो ऐसा क्या फ़ील होता है? मतलब मैं करके फ़ील नहीं करना चाहता, मैं आपसी आपकी बात से फ़ील करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप उसको यूज़ करते हो ना, 1 सेकंड में आपको इंस्टेंट आपकी बॉडी में स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट जैसे आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, हुँ, एकदम से उठ नहीं जाते हो। हुँ, वो आप सोचो 10,000 ब्लैक कॉफ़ी आपने एक साथ पी लिया। आपका माइंड ओपन हो गया, हुँ, बिल्कुल ओपन हो गया। आप सोच ऐसे फुर्तीले हो जाते हो, आपके अंदर एक फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है। हुँ, ऐसे पूरी बॉडी में कुछ सेंसेशन फ़ील होती है। हुँ, राइट? तो वो 15-20 मिनट आपकी बॉडी इतनी अच्छी स्टेट में होती है, आप इतना अच्छा फ़ील कर रहे होते हो, डोपामाइन आपका ब्लास्ट हो रहा होता है। हुँ, राइट? अब आप ये सोचो आप कोई वर्ल्ड इवेंट जीते हो। हुँ, जैसे आपको मैं पॉइंट्स में समझा देता हूँ, कोई वर्ल्ड इवेंट जीता 10 साल मेहनत करके, उसका 100 डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। हुँ। उसकी 10 साल की मेहनत में उसको 100 डोपामाइन मिल रहा है। उस 1 मिनट में आपको 10,000 डोपामाइन मिल रहा है। कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला ही नहीं है। आप इतने खुश हो जा रहे हो कि आपको उसके बिना डिप्रेशन ही हो जा रहा है। 20 मिनट बाद डिप्रेशन शुरू हो जाएगा आपका सिर्फ। पता ही नहीं लग रहा। समझ एक रहा हूँ मैं। आपने हिट मारी, 20 मिनट बाद आपका डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल स्टेट बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, नॉर्मल कैसे हो रहा हूँ? तो अब बाहर जाओगे, फिर से करोगे, फिर से करोगे। और क्रैक सिर्फ़ एक इकलौती चीज़ है जिसकी पूर्ति नहीं कर सकते, जिसको आप फुलफ़िल हो ही नहीं सकते उसमें। हुँ। आपको मैं अगर अभी ₹1,00,000 दे दूँगा, आपको भी क्रैक दे दूँगा, तो आप कल तक ₹1,00,000 खत्म कर दोगे। तो पाजी हेरोइन में और क्रैक में क्या फ़र्क है दोनों नशे में? हेरोइन आपको रिलीफ़ देता है, हुँ, आपको नंब कर देता है। हुँ, हेरोइन में मॉर्फ़िन होता है। हुँ, सेडेटिव कहते हैं जिसको हम। हुँ, सेडेटिव में क्या होता है, सेडेटिव आपकी बॉडीज़ को पेन किलर्स, नंबिंग एजेंट होते हैं। हुँ, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या इंजरीज़ के टाइम मॉर्फिन या फिर ये सब चीज़ें दी जाती है ताकि आपको कुछ फ़ील ना हो। हुँ, उसमें क्या होता है, आप इतनी रिलीफ़ में चले जाते हो, आप इतना प्लेज़र फ़ील करते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, हुँ, 0% स्ट्रेस, 0% बॉडी पेन, आपको कोई मतलब कुछ नहीं फ़ील कर रहे हो, आप हुँ, बहुत ही अच्छी स्टेट में हो, हुँ, कम्फ़र्ट, हुँ। राइट? जैसे हम देखते हैं ना कि निर्वाणा कहते हैं, जैसे हम फ़ोटोज़ में मेडिटेशन वालों को देखते हैं, हवा में उड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे हाथ हाँ रख के, जी, तो हाँ जी। वो फ़ीलिंग आती है आपको बैठे हुए, समझ रहे हो? हुँ, तो वो इतना इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है, रिलीव्ड हो जाता है कि उसको नॉर्मली एंग्ज़ियस फ़ील होने लग जाता है, उसको हुँ, नॉर्मल लाइफ़ मुश्किल लगने लग जाती है फेस हुँ, करने के लिए। हुँ, नाउ ऑन द अदर हैंड क्रैक, कोकीन ये होते हैं स्टिमुलेंट जो हुँ, आपकी बॉडी को ओवर हाइप करते हैं। तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी, सोचने की कैपेबिलिटीज़, हाँ, काम करने की कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको नॉर्मली क्या डिप्रेस्ड कहो या हुँ, स्लो कहो, हुँ, आपको उतना अच्छा फ़ील नहीं होता कि आपको उतनी ब्रेन एक्टिविटी नहीं मिल रही होती, उतना एंडोर्फिन्स, उतने आपके डोपामाइन रिलीज़ नहीं हो रहा होता। हुँ। तो आपको जैसे अभी हम नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कि आपको लगेगा ये बेकार स्टेट है मेरी, वो एक्चुअल स्टेट है। अच्छा मेहुल जी मेरे को स्टेज वाइज़ समझाओ कि जैसे पहली स्टेज आपने बताई बियर है। बियर से लोगों को अच्छा हुँ, लगता है। बियर में ही लोग कई बार बहुत खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद अल्कोहल आती है, फिर उसके बाद और नशे आते हैं। हुँ। तो ऐसे स्टेजेज़ समझाओ कि ये ड्रग्स की क्या स्टेजेज़ होती हैं? जी, देखो ऑनेस्टली एक मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ आपको, ऐसे तो हर किसी के लिए एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अलग ही होता होगा। बट जो मैंने जनरली अपने दोस्तों के साथ देखे, चंडीगढ़ में हमारा सबका हुक्के से स्टार्ट हुआ था। हुक्का वो पीते तो थे। बहुत कॉमन है आजकल। हाँ, और हमारा जो पर्सनली हुक्के से हुआ था स्टार्ट, हुक्के के बाद हमें ऐसे 2 बड़े दोस्त मिले जो सिगरेट पीते होते थे। तो हमने उनके साथ सिगरेट और बियर स्टार्ट करी इकट्ठे। नाउ सिगरेट और बियर चलती रही, फिर जब बियर थी तो व्हिस्की भी कुछ नहीं था, वही सेम ही चीज़ थी। एक दिन बियर की जगह वो व्हिस्की ले आए, कहते आज ये पिएँगे, मैंने कहा आज ये पिएँगे। तो व्हिस्की काफ़ी टाइम तक चलती रही, स्मोकिंग चलती रही, हुक्का बंद हो गया, फिर सिगरेट और बियर, शराब ही चलती रही, चलती रही। फिर वही हम शराब पीने पार्टीज़ में जाते थे सैटरडे को, राइट? तो बस पार्टीज़ में कोकीन इंट्रोड्यूस होने लग गई। तो हम क्या करते थे, वो कहते थे पैग मतलब अपना लगाई ड्रिंक, उसके बाद वॉशरूम में 3 लोग चुपचाप गए, वहाँ पे किया और वहाँ पे और लोग भी कर रहे हैं छुप के, मतलब नॉर्मल चीज़ है। तो मुझे लगा कि ये क्लब कल्चर है, हम भी पार्ट बनते हैं इसके। तो कोकीन काफ़ी टाइम तक चलती रही, चलती पहली रही, कोकेन चलती रही। कब ली थी आपने? मैंने 15 की उम्र में। तो वो दोस्त ने लेके दी थी कोकेन के खुद के पैसों से ली थी? नहीं, मैंने तो मैंने कभी ड्रग्स अपने पैसे से नहीं लिए थे जब तक मैं चिट्टे में नहीं पड़ा। ओए होए होए होए! फ्री कभी भी में। नहीं लिए थे। मेरे दोस्त क्योंकि चंडीगढ़ में अच्छी सोसाइटी में था मैं, एंड मैं भी बहुत रेप्यूटेड वहाँ पे लड़का था, इंटरनेशनल प्लेयर था, तो मुझे मोस्टली छोटे से शहर में सब जानते होते थे, पंचकूला चंडीगढ़ में। तो मेरी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट होती थी कि मेरे को पुच्ची नाम से जानते थे। मेरी माँ ने, मतलब मेरा बचपन से घर का नाम पुच्ची है। वहाँ पे मुझे सब पुच्ची के नाम से जानते थे कि पुच्ची आ रहा है। सब मेरे को एक-दूसरे के बारे में बताते थे एक-दूसरे को कि यार वो इंटरनेशनल खेलता है, वहाँ पे करता है। तो मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो बड़े लोग थे मुझे ऐसे ही बुलाते थे कि छोटा भाई समझ के कि आजा वीर, आजा दोस्त, तो साथ पाजी चल। कितने क्या वो एक टाइम का चिट्टा आता था, कितना खर्चा होता था एक टाइम में जब आप लेते थे? और वर्स्ट कितना लिया आपने एक टाइम में? किस हद तक नशा लिया है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना नशा किया एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं किया? अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा-सा सबका बता देता हूँ। कोकीन जब मैं करता था तो कोकीन उस टाइम पे ₹4,000 ग्राम थी, 3500 या ₹4,000 ग्राम, जो आराम से 1 दिन चल सकती है अगर 1 बंदा या 2 बंदे कर रहे हैं।
और 3-4 कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। चिट्टा ऑन दी अदर हैंड आपकी डोजेज के ऊपर है। अब जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं उनका, हम वैसे उस टाइम पे 1 ग्राम 3000 रुपये का चिट्टा था, 2500-3000 रुपये का। तो जो टीका लगाता है वो 2 दिन भी चला सकता है 1 ग्राम में, कई लोग ज़्यादा करते हैं 1 दिन भी चलाते हैं। फॉयल वाला आधा दिन जो अच्छे से करता है, मैक्सिमम आधा दिन। जो और ज़्यादा वो डीप हो चुका है वो शायद 2-3 घंटे में भी ख़त्म कर दे, बट आधा दिन मान लो, आधे से 1 दिन चला लेता है 3000 रुपये का इंसान। मैं उस स्टेज पे था, मेरे को याद है मैंने कहीं से पैसे आए थे मेरे से, वही करते रहते हैं घपलेबाजी सी, किसी से मैंने ऐसे ही उधार लेके बेवकूफ़ बना के शायद 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए थे कहीं से। ओए होए! यार पता नहीं कोई कमीशन बिकवाया था कुछ ऐसा बीच में से, हम यही करते थे क्योंकि नशा करने के लिए कुछ बिकवा दिया, गाड़ी बिकवा दी किसी की, कुछ हेल्प कर दी तो बीच में से अपना कट ले लिया, ऐसे ही करता होता था मैं। तो उस टाइम पे मैंने एक दिन में हाईएस्ट जो लिया है 3 साढ़े 3 ग्राम लिया है। जो 6 दिन में लेना था। हाँ, वो क्योंकि और उस टाइम पे क्या था, लॉकडाउन के बाद ना सस्ता चिट्टा आना बंद हो गया था। तो उस टाइम पे सिर्फ़ ये जो हम के सो कॉल्ड कहते हैं कि पाकिस्तान से आया है, हाँ। तो उसको पंजाब वाला चिट्टा कहते थे। पहले तो दिल्ली से नाइजीरियंस देते होते थे, वो बहुत सस्ता होता था। वो केमिकल वाला था हाँ, वो केमिकल वाला होता था। और ये पंजाब वाले में क्या होता है? पंजाब वाले में एक्चुअल जो ड्रग है उस वो ज़्यादा होता था, उसमें सिंथेटिक्स यूज़ कम होते हैं। ये वैसे भाजी चिट्टा और हेरोइन बनती तो सारे केमिकल इंडस्ट्री से ही है, इसका कोई ये नहीं, कोई प्लांट से बनता है। ओपियम प्लांट होता है जिससे अफ़ीम बनती है। हाँ, तो अफ़ीम उसी सेम प्लांट से बनती है। अफ़ीम सबसे प्योरेस्ट, स्टार्टिंग का सबसे प्रोडक्ट उससे अफ़ीम निकलता है। फिर उसका जो रस निकलता है, उस पॉपी प्लांट कहते हैं उसको। हाँ, पॉपी प्लांट को चीरा लगाते हैं, हाँ, चीरे में से एक वाइट सैप निकलता है। हाँ, हाँ, उस वाइट सैप को रिफ़ाइन करते हैं काफ़ी टाइम, उसमें काफ़ी केमिकल्स मिलाते हैं, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जो अभी मैंने रिसेंट स्टडी देखी थी तो वो अफ़गानिस्तान में बनता है, तालिबान के अंडर। वहाँ पे फार्मर्स, वहाँ से पाकिस्तान जाता है रिफ़ाइन होने। पाकिस्तान से पूरा उसमें चेन घुमाते हैं, स्मैक भी उसमें से ही निकलती है, वाइट ये सारा चिट्टा उसमें से निकलता है एंड देन वो दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई होता है। तो भाजी उसको पंजाब से चिट्टा कहाँ आ रहा है? पंजाब में चिट्टा सारा बॉर्डर से आ रहा है? पंजाब में जो आता है वो सारा आता है ये तरन तारन बॉर्डर से, बॉर्डर एरिया से आ रहा है। तो ये बॉर्डर बेल्ट बंद से। क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मालूम इस चीज़ का, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि बंद होने के कोई चांसेस ही नहीं है, कोई लूपहोल ही नहीं पकड़े जा रहे अभी तक, कोई सुरंगें नहीं पकड़ी जा रही, कोई ड्रोन नहीं पकड़े जा रहे, क्या दिक्कत क्या है? जितना मेरे को सुनने में आया है कि एक तो सप्लाई इतना ज़्यादा है हुँ, कि कोई सोच ही नहीं सकता। कि उसमें से अगर 1% भी पहुँच जाए तो बहुत है, हाँ, मतलब बाकी पकड़ा जाए ठीक है। और हमें लगता है कि सिर्फ़ एक सोर्स है। हाँ, आपको ये बताता हूँ कि मोस्टली जो मैंने रिसर्च जितना मैं रहा हूँ, डिकॉयज़ होते हैं। हुँ, तो मुझे जो लास्ट रिपोर्ट मिली थी दूसरी कंट्री की थी, बट ऑब्वियस सी बात है जो इतने स्केल पे इंडिया में हो रहा है तो ये चीज़ होती होगी। जब हम कोई देखते हैं शिपमेंट पकड़ी गई है या कुछ हुँ, पकड़ा गया है, तो वो डिकॉय होता है कि उससे 90% बड़े शिपमेंट को इंडिया में पहुँचाने के लिए। वो ओके। मोस्टली कवर अप्स होते हैं। जब आप सुनते हो कि इतना किलो पकड़ा गया है, तो दैट मीन्स हम तो खुश है कि इतना किलो पकड़ा गया है, बट उसके पीछे से कितना आ गया है वो किसी को भी नहीं हाँ, पता। कितने क्विंटल निकल गया? समझ रहे हो? तो ये डिकॉयज़ कहते हैं इनको कि हमने एक क्योंकि मैं मेक्सिकन गैंग का कुछ देख रहा था कनाडा से यूएस, तो वो बता रहे थे कि अगर हमारा 10 करोड़ का सामान शिपमेंट पे पकड़ा जा रहा है, तो दैट मीन्स हमारा 1000 करोड़ का दूसरे शिपमेंट से अंदर जा चुका है। तो हम एक शिप स्पेशली भेजते थे जहाँ पकड़ी जाए और सारी अटेंशन वहीं पे हो जाए, रेड भी वहाँ पे हो, एजेंट्स भी वहाँ पे हों, सारे इंडिया ध्यान सारा उधर चला सारा जाए। उधर चल जाए एंड बाकी कहाँ-कहाँ से पहुँच जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे एक न्यूज़ डाउन करने के लिए दूसरी न्यूज़ वायरल कर दो ना, पर बड़ा मुश्किल है। अच्छा पाजी फिर आप ड्रग सेंटर गए वहाँ पर देहरादून, फिर उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन, कितने दिन रहे? मैं पहली बार गया था तो स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं चलता, विथड्रॉल्स में ही निकल जाता है। तोड़-तड़प में थोड़ी दवाइयाँ देते हैं वो स्टार्टिंग के 3-4 दिन, हुँ। बट मोस्टली तो बंदा यही सोचता रहता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ। फिर ठीक होते नहीं, ये वो सोचता है मैं ठीक हो जाऊँ। वहाँ पे तो ठीक तो नशा करने वाले वैसे सारे सोचते हैं ना कि यार मुझे छोड़ना है। एक टाइम पे तो सोचता है, बट उस टाइम वो सोचता है कि तलब खत्म हो जाए, मतलब हुँ। इस चीज़ से ठीक हो जाऊँ, राइट? देन उसके बाद स्टेजेस होते हैं, पहले गुस्सा आता है, घर वालों पे नफ़रत हो जाती है कि मारूँगा जाके या फिर मैं ऐसा कर दूँगा, मेरी माँ ने मुझे भेज कैसे दिया? मतलब फुल अपनी उसमें होता है, थॉट्स गुस्से में, आते हैं, ऐसा हाँ। नेगेटिव होता है कि मैं यहाँ कैसे, मैंने इतना तो कुछ किया ही नहीं। पहली ये चीज़ तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मैंने इतना बुरा नशेड़ी था कि मुझे यहाँ भेज दिया। एक बहुत बड़ी बात है ना वो जैसे हर ड्रग लेने वाले को लगता है कि यार अब लोगों को पता लग जाएगा मैं ड्रग ड्रग सेंटर में आया हूँ, तो वो बहुत बात दिल पे ले जाते हैं। मैंने भी जस्ट रिसेंटली एक वीडियो डाली थी इसी चीज़ की कि नशा मुक्ति में जाने के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की होती है कि मैं नशा मुक्ति में आ गया हूँ। हाँ, अब बाहर लोग क्या सोचेंगे? हाँ, इस चीज़ की नहीं होती है कि मैं नशा करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। हाँ, कि मैंने उनको यही चीज़ वीडियो में बोला कि भाई तुम जो बाहर करके आ चुके हो ना, शादियों में जो तुम पेशाब करिए अपनी पैंटों में, गलियों में तुम गिरे हो, तुम्हारे को इतनी मार खाई है, तुम्हें लगता है लोगों को पता नहीं है तुम्हारे बारे में। सही बात है। सबको पता है, तो तुम यहाँ पे आके क्या शर्मा रहे हो? ये तो इलाज है तुम्हारा। हाँ, अब किसी को कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल जाके इलाज करता है तो शर्माता है क्या? बिल्कुल, कि जी मुझे ये बीमारी है, मैं हॉस्पिटल गया आज। बिल्कुल।
जाता है ना, तो बिल्कुल। ये भी सेम है। मुझे बीमारी हो गई थी एक नशे की, मेरे को नहीं पता लगा, मैं इलाज करवा रहा हूँ, यहाँ से ठीक होके आऊँगा। ऐसे ट्रीट करोगे तो एक सोशल स्टिग्मा जो बनाया हुआ है लोगों ने, यार नशा नशा, वो भी थोड़ा कम होगा, लोग सपोर्टिव ज़्यादा होंगे। तो वो चीज़ ही नहीं खत्म हो रही है अभी लोगों में। फिर उसके बाद पाजी दूसरा दिन हुआ सेंटर में, कितने दिन फिर आप वहाँ पर रहे? फिर मैं क्या छोड़ दिया फिर उसके बाद? नहीं तो 6 महीने रहा मैं टोटल। 6 महीने वहीं पर हाँ, रहे। एंड 6 महीने क्या, कोई नशा नहीं किया? नहीं रिहैब में तो कोई नशा नहीं होता। मिलता है वैसे अंदर कि नहीं? ना, वैसे आपने अच्छे पूरे रिहैब, रिहैब्स पे रिसर्च की है कि नहीं? क्योंकि आप अभी एक ही सेंटर में जाके आए हो कि और से? लेकिन मैंने रिसर्च बहुत करी है, मैंने बहुत, क्योंकि मैं बात ही लोगों से, रिहैब वालों से जुड़ा रहता हूँ, पूरा दिन बात करता रहता हूँ। रिहैब्स के अंदर नशा नहीं मिलता? उन रिहैब से मिल सकता है जो बहुत लो प्रोफाइल होंगे, ओके। और रेयर केस में मिल सकता है, हो सकता है और ऐसा। हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल के बारे में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, कौन-सा? ये तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर रेफरेंस से ही पता लग सकता है, क्योंकि रिहैब एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को पता ही नहीं अंदर चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट लोग दे रहे हैं क्योंकि मैं हमारे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल चिट्टे वाली है। अभी मुझे कल 2 लड़के मिले, वो हमारे वहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, तो वो पूरे मिट्टी से लदे पदे, कहते भाजी गल करनी है एक। मैं कहता यार भाजी चिट्टा छड्डना है। अब ये जब मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि यार मैं किवें छड़ावां यार तुहाडा नशा। फिर मैं उनके पास बैठता हूँ आधा घंटा 1 घंटा, जितनी काउंसलिंग दे सकूँ देता हूँ। सेंटर भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते इतने कि मैं कितने लड़कों को सेंटर भेजूँ। नहीं, बिल्कुल सही और मैंने अगर आज तक 50 लड़के सेंटर भेजे हैं तो किसी ने भी नशा नहीं छोड़ा, सभी कर रहे हैं। सही बात है। तो या मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है या मैं अभी बेबस हूँ, हुँ, या जो खुद नशा बोल रहा है कि मैंने छोड़ना है, हुँ, वो उसमें खुद में अभी इतना पोटेंशियल नहीं है, वो खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। राइट, राइट। मुझे पर्सनली लगता है कि हम, मतलब ये तो चीज़ रिहा में पहली चीज़ यही सिखाई जाती है, तुम कभी किसी को नशा नहीं छुड़वा सकते, तो कोशिश भी हाँ, मत करना। ये हाँ, रिहा में पहली चीज़ सिखाई जाती है हाँ, कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हीरो मत समझना कि मैं दूसरों को नशा छिड़वाऊँगा। ये हो सकता है कि वो तुम्हें वापस नशे में डलवा दे, हाँ, लेकिन यही ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो सकता कि तुम उनका छुड़वा हाँ, दो। सही बात। हर कोई अपने हिसाब से छोड़ता है, बट जो एक्चुअली में छोड़ना चाहता है उसको हाँ, बस तुम राह दिखा दो कि भाई ऐसे-ऐसे तुम छोड़ सकते हो, क्या ठीक है? रहा है पाजी बताओ? पहले आप वो बताओ, कंप्लीट करो कि आपने नशा कैसे छोड़ा? फिर वो सेंटर में गए, 6 महीने रहे। अच्छा, मैं पहले 6 महीने रहा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नशा छोड़ने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, तो मेरे को भूख लगती होती थी, मेरी मम्मी का महीने में एक बार फ़ोन आता था, तो मैं सिर्फ़ ये कहता था मुझे ये भेज दो, इनको एक्स्ट्रा पैसे दे दो, इनको बोलो मेरी डाइट डबल कर दें, हाँ, ये कर दो, अंडे लगवा दो, मेरे 6 अंडे लगवा दो, सुबह-सुबह नाश्ते में मैं 6 अंडे, 2 लोगों का खाना, चावल, मैकरोनी जो होता था खाता था। भूख इतनी ज़्यादा लगती थी क्योंकि वो बॉडी जो अपनी लूज़ किया होता है न्यूट्रिशन, वो वापस क्रेव करती है। हुँ, तो मैं करने लग गया, तो मेरे ना पहले महीने में 7 किलो वज़न बढ़ गया, हुँ, हेल्दी हो गया। हुँ, दूसरे महीने में 6 किलो वज़न बढ़ गया, 3 महीने में 20 किलो वज़न बढ़ गया मेरा, बिल्कुल वेरी ही गुड। मोटा हो गया मैं, तगड़ा। हुँ, तो मैंने मम्मी को फ़ोन आया, मैंने कहा यार इतना वज़न बढ़ रहा है, मैं सेहत क्यों नहीं बनाता? मैं यहाँ पे डंबल पड़े हैं, मैं जिम लग रहा हूँ, मेरा प्रोटीन भेज दो। आय हाय! 2 महीनों में ही। 2 महीने बाद मैंने कहा मेरा प्रोटीन बिल्कुल भेज दो, मेरी तैयारी, मैंने कहा मैं सेहत बना के ही आऊँगा, क्योंकि ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है यार यहाँ पे हाँ, तो मैं शरीर ही क्यों ना बना लूँ, क्या हाँ, पता? तो मैंने 4 महीने बहुत अच्छी बॉडी बनाई, वहीं पे अंदर एक्सरसाइज करता था। 2 महीने बाद उन्होंने मेरी मेहनत देख के मुझे आस-पास जिम भी अलाउ कर दिया, जो कि रिहाब वाले बाहर जाना अलाउ नहीं करते। हाँ, मेरे उन्होंने देखा यार इतना डेडिकेटेड है, मुझे एक बंदे के साथ डेली जिम भेजते थे वहाँ पे। मैं जिम जाता था प्रॉपर, मैं अपना न्यूट्रिशन भी उस हिसाब से देखने लग गया वहाँ पे, हाँ, डेडिकेटेड हो गया। वाह! बस मैंने एक गलती की, मैंने नशा छोड़ने का नहीं सोचा कभी। कि मैंने बॉडी बना ली है, अब मैं ए तगड़ा हो गया हूँ। और मैं उस तरफ हो गया कि यार सही तो है, अब मैं ऐसे मैनेज करके देखता हूँ। तो जब आप जिम जाते थे तब नहीं कभी मौका ढूँढा कि यार कोई ना कोई मौका मिले मैं फिर नशा कराऊँ जाके, या अंदर ट्राई किया हो कि नशा मुक्ति केंद्र में अंदर नशा मिल जाए किसी से? पॉसिबल ही नहीं था हमारे नशा मुक्ति केंद्र में, तो सवाल ही नहीं नहीं पैदा होता। माँगा आपने किसी से, कभी ट्राई किया था कोई जुगाड़ हो जाए? क्योंकि जुगाड़ी होता है ना नशेड़ी, सबसे पूछता नहीं, तो फिरता ही है। आप ये सोचो ना, नशा मुक्ति के अंदर, अब आप ये सोचो आप इस स्टूडियो के अंदर बंद हो, हुँ, ठीक है? अब मैं और आप हैं, और आपके में भी सिस्टर या हुँ, मम्मी-पापा टीम हैं, है, हम हाँ। 5 लोग हैं। अब आप क्या करोगे? 5 बस 6 यही नशा मुक्ति केंद्र में यही है। तो बस कितने लोग होते हैं वहाँ पर एक टाइम में नशा छोड़ने 30 वाले? भी होते हैं, 40 भी होते हैं। तो उनको मैनेज करने वाला स्टाफ तो होता ही होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। तो वही लोग होते हैं जो नशा उनको नहीं छोड़, कभी बोला कि यार नशा अरेंज करा दो? वो लोग भी वही है ना जो वहाँ से निकले हैं। पेशेंट्स ही तो होते हैं वहाँ पे, मैथ स्टाफ भी। अच्छा वो ही होते हैं। उनको बोला कभी कि आपने कि मेरे को ड्रग अरेंज करा दो? डर लगता है ना, इंसान ऐसा बोलते हुए 100 बार सोचेगा। नहीं पर नशेड़ी को लगता है कि यार मुझे तो नशा चाहिए यार भाई। करते होंगे लोग, करते हैं, फिर समझ भी जाते हैं, सीख भी जाते हैं, फिर कब फिर बोलते हैं। आपने नहीं माँगा? मेरे को पता था ना नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, मैं ऐसा स्टूपिड रिस्क ले ही नहीं सकता था, और मैं अच्छा फ़ील कर रहा था यार, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे अच्छा पहली लग रहा बार, था। हाँ, इतने टाइम बाद मुझे अच्छा लग रहा था, अपनी एक्चुअल लाइफ़ में बिना क्या होता नशे है, के? लाइफ़ एक्चुअल क्या होती है। हाँ। क्योंकि 1-2 महीने बाद डोपामाइन का रिलीज़ नॉर्मल हो जाता है, तब 2 कितने महीने, साल के थे आप जब पहली बार? 23 साल का। 23 साल के थे जब पहली बार नशा मुक्ति केंद्र गए। फिर उसके बाद 6 महीने रहे, आ गए घर? घर तो आया ही नहीं मैं, पहले नशा किया मैंने। ओह माय गॉड! 6 महीने वहाँ पर रहने के बाद कि जब अच्छा लगने लग गया बिना हाँ, नशे के, सबसे आते ही पहले नशा किया? मैं बताता हूँ, बहुत ही फ़नी था। मैं रिहैब से बाहर निकला, हाँ। तो मुझे पहले ही सब ऑब्वियसली याद है, रिहैब में जो भी निकल रहा था उसको समझा के भेजते कि भाई अभी तू घर जाइयो, अपना थोड़ा दिन अपने फ़ोकस कर, अपना रूटीन बनाइयो, फिर तू नियर नॉर्मल लाइफ़ में जाइयो, पहले ही चला गया तो तू टूट जाएगा। हुँ।
ठीक है, क्योंकि अभी तेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया तूने ये सब, ये हम तेरे से करवा रहे थे, अब तू खुद नहीं कर सकता ये हाँ सब चीज़ें अगर तूने बिल्ड नहीं किया वो रूटीन। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। और मैंने ऑटो बुक किया, ऑटो में लोकेशन क्या है, इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप। ओए होए जाते ही ऑटो में बैठा, वो कह रहे और कहाँ जाना है? मैंने कहा बस स्टैंड जा रहा हूँ। कह रहे हम छोड़ दें? मैं कहा ना ना, मैं खुद बात जा रहा हूँ। जाऊंगा। मैं उसको तो बैठा तो दिमाग वो में था तब अंदर जाते ही भाई पहले शराब पीनी है। अब मैंने क्या सोचा ना, मैंने सोचा कि चिट्टा चुट्टा शायद छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ तो चलाऊंगा ही, शराब शुरू तो पीऊंगा ही, मैं ये सोचता था। जबकि अंदर समझाते थे कि कुछ नहीं कर सकता भाई, तू अब बेबस है। मैंने नहीं समझी, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा इनको। बस ऑटो में बैठा, ऑटो वाला कह रहा कहाँ जाना है? मैं कहा बियर पिएगा? कह रहा हाँ। मैं कहा तू ठेके ले। तो वो ठेके ले गया, मैंने 3 बियर ली, एक अपने बैग में रखी, एक उसको पकड़ाई, एक मैंने पी। वो अपना चलाते चलाते आराम से पी रहा था, उसकी एक खत्म होने से पहले मैं बैग से दूसरी निकाल के 2 पी गया। उसके बाद बस में मैं आया, शहर पहुंचने से पहले मैंने ढिंडोरा पीट दिया दोस्तों को फ़ोन करके कि भाई जी निकल गया तुम्हारा दोस्त नशा मुक्ति केंद्र से। आ गया। आ गया, बस मिला उनसे। मेरे घर से, वो घर से 20 मिनट दूर था जहाँ पे बस उतारती है, वो वहीं पे 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसमें डीजे बज रहा था गाड़ियों में, भाई और आ गया। शराब की बोतलें, सब कुछ था उसमें। नशा मुक्ति केंद्र से आया है और वेलकम हो रहा है शराब से। वेरी गुड। फिर तो उनके लिए भी नॉर्मल था ना वो सब, तो क्योंकि वो सारे जा जा के आ रहे थे, उनको भी मतलब नानी का घर बना लिया था हाँ, नशा मुक्ति के अंदर के भाई ठीक है उनको जाएंगे 6 महीने ऑर्गन ठीक करके आ जाएंगे। उनको तो जानते हैं नशा मुक्ति वाले से, वो जिस एरिया में, जैसे पटियाला में जाते थे, तो वो पटियाला में उनको सब जानते होते हैं वहाँ पे। तो उनको पता है वहाँ पे जाते हैं, वो आ गया वापस आ गया, इसकी करो लठ परेड। उसको मारा 2-3 दिन, फिर उसको कहते चल काम पे लग जा। वो भी नॉर्मल था, उनके लिए पता था, आदत पड़ गई थी। आदत पड़ गई। जैसे एक एडिक्शन से छूटे नशे की, दूसरी एडिक्शन डल गई। बिल्कुल, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। लोगों को रिहैब में थोड़े टाइम बाद इतना अच्छा लगने लग जाता है ना, वहीं पर क्यों? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लाइफ की। बैठे हैं बैठे खा हैं, रहे हैं, खाना मिल रहा है, वो आलसी बन रहे हैं। बिल्कुल, खाना मिल रहा है, सेहत बन रही है, और वहाँ पे जो काम होता है वो आसान लगने लग जाता है। जब बंदा रियलाइज़ करता है यार दिन में 20-25 मिनट तो अपनी ही साफ-सफाई कराते, झाड़ू पोछा ही करवाते ज़्यादा, वो भी अपने लिए, जहाँ तुम सोते हो वो ही करवाते साफ। तो बंदा सोचता है यार 25-30 मिनट की मेहनत है, बाकी पूरा दिन बैठते रहना है, इनको सुनते रहो, ना ध्यान दो, हाँ, खाते टीवी रहो। देखो, खाते रहो। तो वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो बाहर की लाइफ हैंडल ही नहीं कर पाते। वो जाते हैं, एक दिन नशा करते हैं और अगले दिन खुद ही घर वालों को बोलते हैं हाँ, ऐसा चल जाता है, ऐसा होता है। तो मैंने नशा किया, अब ना वो मैं घर गया वापस ना, तो मुझे पैरानोया हो गया, क्योंकि जो रिहैब जाता है उसको पता है वो वापस ज़रूर आएगा, और उसने नशा नहीं छोड़ा तो ये कहते हैं कीप कमिंग बैक, हमारा स्लोगन होता है रिहैब्स में आने का। इसका मतलब ये होता है कि या तो तुम नशा छोड़ के आओगे मिलने ग्रेटिट्यूड से, मंदिर मानो, जो तुमने नशा छोड़ लिया तो रिहैब हमेशा तुम्हारे लिए मंदिर रहेगा, और तुमने नशा नहीं छोड़ा तो तुम फिर पेशेंट बन के आओगे, लेकिन आओगे ज़रूर। ये कहावत होती है और ये सच होता है। जो इंसान एक बार नशा मुक्ति चला गया, उसने अगर नशा नहीं छोड़ा, वो ज़रूर नशा मुक्ति वापस जाएगा, ज़रूर। क्योंकि नशा छोड़ने के बाद फिर से करने के बाद बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, फर्स्ट ऑफ ऑल। जो आपने 6 साल का नुकसान किया होता है ना, वो नशा मुक्ति से बाहर जाने के बाद 3 महीने में वापस सेम हो जाएगा। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ। सबसे पहले तो डर के कि मुझे वापस ना भेज दे, अपने घर से भाग गया। फिर अपने दोस्त का लैपटॉप बिकवाया, सबसे पहले उसका 30-35 हज़ार रुपये का लैपटॉप बिका। वो मैं गया ज़ीरकपुर में, होटल लिया मैंने, 5,000 रुपये होटल वाले को 5 दिन का एडवांस दिया, 25,000 रुपये का नशा ले आया। 4-5 दिन 6 दिन हम लोगों ने 25,000 का नशा फूका। अब एक दिन एक्स्ट्रा रह लिया, मेरे पास 1,000 रुपये नहीं थे, मैंने खिड़की से बैग फेंका अपना, छलांग मारी, होटल से गायब। ओए होए होए! ये आपका नशा मुक्ति केंद्र के वापस आने के बाद? हाँ, ये मैंने किया। अब 6-7 दिन में ही मेरे शरीर पे दाने-दूने हो गए थे, क्योंकि प्योर लाइफ जी रहा था, नशा मुक्ति में अच्छा खाना खा रहा था। अब शरीर को पचा नहीं नशा, मेरे दाने-दूने हो गए, चेहरे पे काले धब्बे पड़ने लग गए, आँखें ढल गई। 4-5 दिनों में? 5-6 दिनों में बिल्कुल ही। मैंने बॉडी बनाई थी, मतलब चौड़ा-चूड़ा सा हो गया था, वो भी बिल्कुल ढलने लग गया क्लियरली फिर 6-7 दिन वो में। कहावत गलत कर दी आपने कि 40 दिन में बंदा सुधर जाता है, 40 दिन में रूटीन बन जाती है, पर यहाँ पर 6 महीने में भी मतलब वो चीज़ नहीं बन नहीं पाई। होती मेरे सामने। 2-2 साल बाद लोग जाके एक दिन में रिलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है ना, उन्होंने कमिट ही नहीं किया, ओए उनसे तो होए होए! करवाया जा रहा है। अच्छा फिर आप उसके बाद पाजी फिर आप आए 6 महीने लगा के फिर नशा शुरू कर दिया नशा फिर? शुरू करा। मेरी मम्मी ने, मेरे मम्मी के फ़ोन करती थी डेली कि कहाँ है, कहाँ है? घर नहीं आता था मैं, मेरे को लगता था उठवा देंगे मुझे। हाँ। तो मम्मी का फ़ोन आया, और उसी दिन आया जिस दिन मैं होटल से बाहर ऐसे ही बैग लेके घूम रहा, पार्क में बैठा हुआ, दोस्तों को फ़ोन करा और पैसे का जुगाड़ करवाओ भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मम्मी का फ़ोन आया, अब मैं अक्कड़ में था। मैंने कहा हाँ, हाँ बोलो। कह रहे आ जा घर। मैं कहा ना, ना मैं बढ़िया हूँ, तुमने मेरे को वापस भेज देना, मुझे मेरी तो ज़िंदगी कब जीने से दो। घर नहीं गए थे तब? 8-10 दिन हो गए थे, 7-8 बाहर दिन। ही रह रहे थे? हाँ, होटल में। खा पी भी ज़्यादा नहीं रहा था, नशा ही चाहिए होता, नशा सो जा रहा था थोड़ा-सा नीचे से कुछ 50-100 का लेके पाजी कभी। यार माँ-बाप का क्या हाल होता होगा? बस समझ ही नहीं थी वो, हाँ, वो मतलब वो वाला उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं था ना, कि सोचते ही नहीं थे। सोच है ही नहीं, थॉट मुझे क्या सोच रहा है क्या नहीं, हाँ, मुझे अपने में ही इतना हाँ। ज़्यादा लग रखा है, पता ही नहीं था। फिर उस टाइम आते ही क्या नशा शुरू किया था और शराब की थी और सारा कुछ कर दिया था? शराब पी मेरे को उस टाइम, हाँ, उस टाइम मुझे लगा, क्योंकि मैंने क्या सोचा, अब मैंने कहा यार मुझे लाइफ ठीक करनी है, था तो बेवकूफ़ ही मैं। हाँ, अब मैंने कहा चिट्टे में तो पड़ गया यार, मुझे ना सर्कल बदलना पड़ेगा कुछ। हाँ, मैंने शुरू कर दी पोकर खेलना, हाँ, जुआ। हाँ, वहाँ पे मैंने मोहाली में एक सीक्रेट क्लब ढूँढ लिया ऑनलाइन, हाँ, जहाँ पे 5 ही लोग इकट्ठे होके हर दूसरी रात को पोकर खेलते होते थे। हाँ।
ठीक है जी। उस टाइम पे मैंने फिर पैसे अरेंज किए 60-70-80 हज़ार रुपये। हाँ। तो मेरे अच्छे दोस्त थे, वो कुछ ना कुछ करना घपलाबाजी करके इधर-उधर से कट निकाल के हम कर ही लेते थे। मैंने भी कर लिए 3-4 दिन लगा के। अब मैं वहाँ पे घर चला गया, अपनी मम्मी से बात करके, मम्मी ने मेरे को कहा कसम से तेरे को भेजूँगी नहीं, तू एटलीस्ट घर आ जा, मत ऐसे तो तू कहीं मर-मुर जाएगा, तू घर आके कर ले, मैं तेरे को नहीं भेजती नशा मुक्ति। मैं घर चला गया अपना, उसके कब बाद बता दिया था मैं नशा फिर करने लग गया हूँ? पता लग गया था मेरी मम्मी को। मैं दूसरे दिन जब नशा करके आया ना, तो मेरे छोटे भाई ने फ़ोन में मैसेज देख लिया मैंने, व्हाट्सएप खोल के, मैं कि किसी को मैसेज कर रहा है कि भाई कहाँ है, ले आ। तो वो समझ गए। तो मेरी मम्मी का, मैं घर आया तो मेरी मम्मी ने कॉल कर रखी थी नशा मुक्ति केंद्र वालों को। हाँ, तो वो कॉल देखने के बाद मेरे को लगा इन्होंने बुला रखा है हाँ, ऑलरेडी। तो मैं अपना चाकू-चुक्कू सब ऐसे डाल के ना, सब्ज़ी काटने वाला चाकू, हाँ। मतलब अब आपको खुद ही मतलब वो चीज़ें याद करके है ना आ रहा है कि की कीता है यार। तो मैं सब्ज़ी काटने वाला चाकू भी उठा के ना यहाँ ऐसे फँसा रहा हूँ, जैसे गोली नहीं होती, ऐसे डब में फँसा लिया, अपने ऊपर से कपड़े पहने, बैग उठाया, मैं कहा देखना अब नहीं आऊँगा तुम्हें घर। वो चाकू लेके घूम रहा हूँ मैं सड़कों पे, 1 किलोमीटर बाद सोच रहा हूँ भाई इसको करता क्या मैं इसका। मैंने उसको फेंका, फिर होटल में चला गया। ऐसे फिर वापस घर पे आया था, तो पता ही था मेरे घर पे, मम्मी कह रही अब क्या करूँ इसका, मतलब नशा मुक्ति जाके सुधरा नहीं, मुझे पता था जाऊँगा तो वहीं नशा मुक्ति केंद्र। तो मैंने सोचा कि इतना अपना एन्जॉय ही करता हूँ। बस मुझे पता था कि कभी न कभी मैं जाने ही वाला हूँ नशा मुक्ति केंद्र। अब मेरा हालत, और मैं खुद भी सोच रहा था कि मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ बाहर, रुक नहीं पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं जुआ खेला, सारे पैसे आ रहा, लाख 1.5 लाख रुपए उधार में गया। जुए वाली जगह से भी भागा मैं, वो मेरे पीछे भाग रहे थे। मैं लाख रुपए हारने के बाद 50,000 रुपए हार रखा हूँ टेबल पे, और वो मुझे कह रहे हैं कि भाई पैसे। मैंने कहा किससे मंगा रहा हूँ मैं, बाहर कॉल करने की एक्टिंग है, टाप के फर्स्ट फ्लोर से गायब, और वो पीछे भाग रहे हैं मेरे, और मैं गायब फुल स्पीड में। ऐसी हालत में था मैं। फिर मैं 1 हफ्ते के लिए खुद गया रिहा, ये सोच के कि अब मैं डिटॉक्स होता हूँ, सीख तो मैं सब कुछ गया ही हूँ पहले 6 महीने में, अब सिर्फ नशा छोड़ता हूँ, नई शुरुआत करता हूँ, क्लीन होके आता हूँ, फिर अब प्रॉपर रहूँगा इस बार। 2 डेढ़ महीने बाद मैं 1 हफ्ते के लिए फिर गया रिहा। 5 बजे, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से गया था तो मैं खुद बाहर आ सकता था, मम्मी-पापा को नहीं निकलवाना था। तो मैं खुद गया। 5 दिन बाद मेरा दिमाग ख़राब हो रहा वैसे ही, विथड्रॉल्स थे। अब क्योंकि मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैंने 5 दिन बाद कहा मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं जा रहा हूँ। बैग उठाया, चला गया, दोस्त को फ़ोन किया, फिर नशा करने लग ओए गया। होए होए होए! कंट्रोल नहीं हो रहा था, अपनी मेंटल था ही नहीं। 100% आई कैन एग्री। ठीक है, तो मैंने वही किया। अब 1 महीने बाद मेरी फिर वही हालत हो गई थी, बेड पे पड़ा हुआ हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। डेढ़ 2 महीने के अंदर बिल्कुल शरीर ख़त्म, यहाँ से दाने, बहुत अजीब हो गया था मेरा चेहरा, फ़ोटोज़ पड़ी हैं मेरे पास, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। मतलब मैं खुद सोच रहा था कि यार क्या हो गया तेरे साथ? और जब मैं रिहैब गया तो मेरे को सुकून मिला। आई स्वेयर टू तीसरी गॉड, बार आप गए। तीसरी बार मैं रिहैब गया, मैं बेड पे उठा, मुझे इतना सुकून था ना, इतना सुकून मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि मैं बच तीसरी बार फिर अपने आप गए थे कि नहीं, घरवालों ने? घरवालों ने। घरवालों ने उठवा दिया। उस टाइम क्या हुआ ना, मैं मम्मी के साथ, मैं रिहैब नहीं जाना चाहता था, मैं नशा छोड़ना चाहता था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है यार घर वालों के बिना, वहाँ 6-6 महीने रहना, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। ऑब्वियसली। तो एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है, नहीं ले पाता इंसान। इसीलिए मैं 100%। मैं घर वालों को बोलता हूँ कि आपका बच्चा नहीं ले पाएगा वो डिसीजन, बट हो सकता है उसको ज़रूरत हो वो, समझ रहे हो? तो हो सकता है आप उसको पुश करो, डरो मत। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, तो मैं मम्मी को साइकियाट्रिस्ट पे लेके गया हमारे वहाँ, जिसके बाद मैं ऑलरेडी 40 बार जा चुका था। हुँ। उसने मेरा 41वें बार चेहरा देखा, 41 मतलब 40 बार के बाद मेरा चेहरा देखा उसने, और मुझे कहता मैडम नहीं छोड़ सकता ये। मेरी दवाई से तो नहीं छोड़ पाएगा ये, छोड़ना होता तो छोड़ देता। मेरी मम्मी कहती सॉल्यूशन क्या है? कह रहे इसको रिहैब भेज दो और भूल जाओ 1 डेढ़ साल के लिए। कह रहे इसकी प्रॉब्लम है इमोशनल, इसकी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। इसकी अब सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है जो ये 15 दिन नशा ना करके फिज़िकली ठीक होके छोड़ देगा। इसके दिमाग में रच चुका है वो नशा एडिक्शन। वो चेंज आने में बॉडी में टाइम लगता है। उसमें पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है, इसको टाइम लगेगा। फिर मेरी मम्मी को अक्ल आई कि ऐसे नहीं छोड़ेगा। मेरी मम्मी ने देख लिया था, और मेरे को मेरे सामने उसने बोला मैं साइकियाट्रिस्ट को गालियाँ दूँ। मैं कहा मैं तेरे पास नशा छोड़ने आया हूँ, तू मेरे घर वालों को गलत-गलत सलाह दे रहा है। मैं वहाँ से निकला, उसने दवाई दी थी, मैंने मम्मी को कहा मम्मी मुझे नशा मुक्ति मत भेजना, मेरे को 3 दिन दो, मैं छोड़ दूँगा दवाई से। मैं खुद सुबह दवाई खा रहा हूँ, रात को चिट्टा लगा रहा हूँ वॉशरूम ओए में। होए होए! 3 दिन हो गए, तीसरे दिन मम्मी ने पकड़ लिया मुझे, रात को देख लिया कि चिट्टा लगा रहा है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला। वो रात थी, अगली रात 8-9 बजे, रात को 10 बजे उठा लिया मुझे रिहैब वालों ने फिर से वही। अब मैं जैसे ही उठा तो वो हँस रहे मुझे देख के रिहैब वाले। कह रहे हाँ, कुछ समझाया था तेरे को? कह रहे फिर आ गया ना यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, पहले 6 महीने काटे थे, अक्ल नहीं आई, इस बार तुम 6 महीने देखना मैं कैसे करता हूँ। मतलब उसी टाइम माइंडसेट बन गया था, मैं बहुत रिलीव था। मैंने कहा इस टाइम मैं फौजी बन के जाऊँगा यहाँ से। आय हाय! मैंने कहा तुम देखना एक बार। भाजी नशे वाले बंदे को इमोशनली भी कोई बात नहीं ना लगती, वो तो ना स्पिरिचुअली डेड हो जाता है। कोई बात ही नहीं, चाहे उसके पर लिटता बहुत है। नशे वाला इंसान जो मिन्नतें करता है ना, जो वो इमोशनली आपको मतलब वो बोलता है, तो वो कोई मेरे को लगता है कि अच्छा बंदा भी नहीं वो बातें कर सकता। कन्विंसिंग पावर उनके पास ज़्यादा होती हाँ, है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ अब नशे में क्या है ना, आप ये मतलब सोचिए। मिन्नतें तरले में टॉप होते हैं ये।
लिट जाते हैं यार कि भाई ऐसे लगेगा कि यार इसको पूड़ी खुद ही पकड़ा दे। हाँ, करते क्योंकि वो पता होता है ना, वो यूज़ करते हैं दूसरे के इमोशंस का, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। मैनिपुलेटिव कैसे, अपना तो ये काम निकलवा इनबिल्ट दें। होती है कि अंदर से निकलती है वो करवा चीज़? देती है, नशा करवा देती है। क्योंकि वो कला है ना, ये भी कला है, मैं बात मनवानी अपनी। मैं आप सोचोगे, देखो मैं बहुत सिंसियर, इवन दो मैं कहता हूँ, हाँ, मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था, सब कुछ करता था, बट मैं बहुत ही सिंसियर लड़का था। मतलब आप कभी मेरे से बात करोगे ना उस टाइम पे जब मैं 15-16 साल का था, तो यू वुड फील लाइक कि बहुत ही किसी अच्छे बच्चे से बात हो रही यार है। अरे भाजी, अब इंटरनेशनल खेल के हाँ, आए हो, इतने मतलब लोगों से समझ रहे मिले हो? हो, तो सिंसियर तो हो हाँ, गई। कपड़े, मेरे बात करने का तरीका, माई इंग्लिश, मैं वाज़ मतलब मैं बहुत फ्लुएंट रहा हूँ बचपन से। मैं डिबेट्स देखता होता था बचपन में। 13 साल की उम्र में आई यूज्ड टू वॉच डिबेट्स ऑनलाइन, यूट्यूब पे डिबेटिंग, इन चीज़ों में था मैं। तो इट वाज़ अ टोटली डिफरेंट चाइल्ड। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस सोसाइटी के साथ भी मैं रहूँगा। तो मुझसे कभी कोई मिलता भी था तो आई वाज़ इन ऑलवेज़ इन हाई रिगार्ड्स, कि मतलब लोगों की रिस्पेक्ट में रहता था मैं, कि वो एक बहुत सिंसियर बच्चा है, बहुत अच्छे से बात करता है, उसको हर जगह पता है क्या बात करनी है। लोग बड़े-बड़े लोगों से भी ऐसे बात करता है वो। तो वहाँ से ऐसे स्टेज पे था, मैं लोगों से भीख माँग रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों का, तो मेरे को ही नहीं पता लगा वो स्विच कब आ गया मेरी पर्सनैलिटी में। सही बात है। और इसी क्योंकि लोग मेरे पे इतना विश्वास करते थे, मुझे 20 लाख कैसे उधार मिला होगा सोचो। हाँ, सही विश्वास पे मिला होगा ऐसे किसी मैं पे किसी भी। को एक बार फ़ोन करता था, वो 1 सेकंड में 20,000 रुपए भेजने को तैयार था, कि मेहुल ये माँग रहा है यार, ये गलत नहीं हो सकता, इसको कुछ ज़रूरत पड़ी होगी। तो हुँ। मुझे कोई मना ही नहीं करता। तभी तो तब हुआ जब उन्होंने आपस में बात करनी शुरू करी। यार मुझसे भी वो परसों कह रहा था उसके कोई घर पे दिक्कत आ गई, 20,000 माँगे, यार मुझसे भी 20,000 माँगे, और ब्लॉक कर दिया अब। हाँ, तो फिर उनको धीरे-धीरे खबरें आने लगी, फिर सबको ही एक साथ पता लगा, पटाखा बजा। क्या? उसके बाद तो ये मेरे को ब्लॉक, रिश्तेदारों के घर लॉक्ड है, बाहर देखते ही, कोई पूछ नहीं रहा, इग्नोर, एक्ज़िस्ट ही नहीं करता हूँ मैं किसी के लिए। तो माँ-बाप की क्या सिचुएशन थी? पापा का क्या रोल रहा आपके? मदर की स्टोरी सुन रहा हूँ मैं आपकी सारी। पापा को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कोई नहीं? मतलब मेरे पापा भी यार मतलब मेरे पापा भी हमारी जैसी लाइफ़, मतलब बहुत ही नॉर्मल लाइफ़, तो उन्होंने भी अपने यूथ में ये सब चीज़ें ही देखी हैं, हुँ, राइट? एंड मेरे पापा भी अल्कोहलिक थे फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत हुँ। ज़्यादा। तो मैं जब छोटी एज में था ना, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स देखी। अब मेरे पापा क्या था, बिना अल्कोहल के बेस्ट पर्सन, बेस्ट डैड, हाँ। बेस्ट हस्बैंड। पाजी, शराब पीने वाला कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। बस बात यही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं है। राइट, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई नशा करने वाला गलत नहीं है। रेपिस्ट भी रेपिस्ट पैदा नहीं होता, राइट, वो बन जाता है। अब उसमें चाहे आप सोसाइटी को दोष दे दो, चाहे वो सारा ब्लेम खुद को दे दो। क्योंकि मेरे को लगता है कि सुसाइड करवाने के लिए प्रवोक करने वाले को लोग गलत समझते हैं, पर मुझे सुसाइड करने वाला ज़्यादा गुनहगार लगता है। राइट, क्योंकि जो पाजी सोसाइटी प्रेशर है ना, ये तो रहेगा यार। जैसे अभी हम देखते हैं, सुसाइड कर लिया लोगों ने, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, या लोग बोलते हैं कि मैंने नशा शुरू किया, सोसाइटी जिम्मेदार है, लोगों का बहुत बड़ा रोल है। पर मेरे को लगता है कि सोसाइटी हमेशा से अनफेयर है पाजी, और अनफेयर ही रहेगी। राइट, आप बिल्कुल उम्मीद ना रखो कि लोग आपको हाथों पे उठा के रखेंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे। लोगों को जहाँ मौका मिलेगा वो आपकी तसल्ली करवाएंगे, चाहे वो फ्रॉड करें आपसे, झूठ बोलें, धोखा दें, चीट करें, आपको सब कुछ करेंगे। पर आपकी मेंटल स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि आपको यार खुद को हर्ट नहीं करना है। जैसे वो खबर सुनी होगी आपने, वो लड़की ने लड़के को मार दिया, तो वो भी तो एडिक्टेड थी ना। और एक लड़की ने पंजाब में खुद को मार लिया, एक मैरिड लड़की थी, तो उसने कल सुसाइड कर ली, वीडियो बनाई उसने, वीडियो रखी एक्टिवा के ऊपर और खुद नहर में छाल मार दी। अब वो बेचारी गरीब घर की थी, उसने गुस्सा कहाँ निकाला अपना? खुद को मार के। वो अमीर घर की थी सिया, उसने गुस्सा निकाला किसी और को मार के। तो अकेला नशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं सोसाइटी की, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में लोग डिप्रेस्ड है। राइट। मतलब डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ एडिक्शन, मतलब वर्ल्ड ये वाइड। नया एडिक्शन है। डिप्रेशन खुद भी एक एडिक्शन है, और उसकी वजह से दूसरे एडिक्शन भी स्टेम मतलब स्टार्ट होते हैं। बिकॉज डिप्रेशन में इंसान को अब कोई गोल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? एंड मोस्टली जो लोग नशे में पड़ते हैं उनका कोई गोल नहीं होता, राइट? अगर आपका मान लो गोल है, आपको जैसे आप अभी एक जरिया फाउंडेशन स्टार्ट किया, अब आपको पता है किसी मुकाम पे मुझे इसको लेके जाना है, राइट? आपको पूरी डेडिकेशन, आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें अपना टाइम, एफर्ट्स, पैसे, लोग। तो आप हज़ार बार सोचोगे कुछ ऐसा करते हुए जो उस चीज़ में बाधा बने या उस चीज़ को हाँ, खराब करे, राइट? व्हेयरएज़ जो नशा कर रहा है उसके पास ऐसा कोई बहुत कॉन्क्रीट गोल नहीं है। पर आप तो भाजी प्लेयर थे यार, आपने तो वो चीज़ देखी हुई थी कि कैसे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हो, इंटरनेशनल घूम रहे हो सरकार के खर्चे पे, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं हुई? क्या अभी उम्र बहुत छोटी थी भाजी, मेरे को लगता है। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं वही बोलता हूँ, मैं अगर 22-23 साल का होता ना, मैं कभी भी नहीं करता हूँ। अब उस टाइम में मुझे क्या लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं क्या ही कर फर्क लूँ। पड़ेगा? हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, और मुझे लगता था मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया यार। मतलब कि मुझे उसी टाइम पे ऐसा लगता था, मेरी ओएनजीसी से स्कॉलरशिप थी उस टाइम पे, 15 टू 17,000 मुझे 17 साल की उम्र में मंथली आता था। ट्रैवल एक्सपेंसेस, होटल्स, 5 स्टार होटल्स में रहता था, फ्लाइट्स में ट्रैवल करता था, तो मोस्टली सब कवर्ड रहता था हमारा। तो पाजी वो जो फिर आपने नशा कब छोड़ा? जो लास्ट 6 महीने रह के आए थे नहीं, फिर? पहले 6 महीने गया, फिर 1 महीने, लास्ट में तो मेरे को बोल दिया था कि तू आएगा ही नहीं। मतलब छोड़ देगा? नहीं, तू घर नहीं आएगा अब। अच्छा, वहीं पर रहेगा? हाँ, मतलब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, पहले तो मुझे मम्मी ने बोला, झूठ बोला, तो अब चेंज क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं नशा मुक्ति किया ना,
तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो खुद ही बहुत सॉरी फ़ील कर रहा था अपने घरवालों के लिए, बिकॉज़ मुझे अब धीरे-धीरे अक्ल आ रही थी कि मैंने जो पहले 6 महीने बर्बाद करे हैं, तो यही होता है, रिहा में नया-नया इंसान जाता है ना, उसको फीलिंग्स, इमोशंस एकदम से स्ट्राइक करते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाता। मतलब अकेले हो आप, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो मैं छतों को देख-देख के अंदर ही अंदर घुटता रहता था कि यार मैं क्या करके आया हूँ, मैं क्या करके आया हूँ? तो वो मुझे चीज़ें खाती थी। तो मैं पहले ही सॉरी फ़ील कर रहा था अपनी माँ के लिए। मेरी माँ ने मुझे 15-20 दिन बाद ही फ़ोन कर दिया। मुझे ऊपर बुलाया उन्होंने, कह रहे बात कर। जैसे ही फ़ोन उठाया, मेरी माँ इतना रो रही थी ना यार, इतना रो रही थी मेरी माँ, इतना रो रही थी, और मुझसे मेरी मम्मी बेग कर रही है, भीख माँग रही है कि मुझे माफ़ कर दे, मेरे को तेरे को मतलब कि मैंने तेरे को वहाँ भेज दिया, तो मुझसे गुस्सा मत होइयो बुच्ची प्लीज़, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे गुस्सा मत होइयो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पता है तेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करती तू बता। पाजी मैनू इतनी शर्म आई ना मुझे, 24 साल की उम्र में मेरी माँ मुझसे बेग कर रही है इस चीज़ के लिए कि अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, कि तूने हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि तेरे को एक ऐसी जगह में रखने के लिए जहाँ पे मुझे फ़ीस भी भरनी पड़ रही है एक 24 साल के बच्चे की, सिर्फ़ जीने के लिए, हाय, हाय! कि मरे ना। वो चीज़ मुझे ऐसे हिट करी ना, उसी टाइम, उसी मोमेंट पे, एक तो जैसे होता है ना, पसीना छूटने लग गया मेरे को, ऐसे गर्मी हुई मेरे, इतना उस टाइम पे बस सुनते ही मेरे बोला ही नहीं, आवाज़ नहीं निकली, अड़ गई मेरी बात। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन काटा। 2-3 दिन मेरे से ना कुछ नहीं बात हुई किसी से। मतलब बिल्कुल अंदर से मेरे ऐसे उबाल आ रहा था। वो ऐसी रियलाइज़ेशन हिट हुई ना मुझे उस टाइम पे। उस टाइम मैंने सोचा कि भाई इतना कर देना ना, अब इतना कर देना कि ये चीज़ कभी उठे ना, कि मेरी माँ को शर्म आ रही है या मेरे बाप को शर्म आ रही है। उस दिन से मैंने सबको बोल दिया कि तुम अब यहाँ ही रिहा में देखो कि लाइफ़ जीते कैसे हैं। मैंने बुक्स सारी इकट्ठी कर ली। हाय, हाय! जितनी फ़िलॉसफ़ी की, सबसे मैंने स्टार्ट किया साइकोलॉजी और फ़िलॉसफ़ी से। मुझे लगा ये हेल्प करेगा मेरा माइंडसेट क्रिएट करने में। पूरा दिन जितना मेरे पास फ्री टाइम होता था, 3-3 घंटे, जो सोता नहीं था मैं दोपहर में, सबको ढाई घंटे सोना मिलता था। मैं ढाई घंटे बुक लेता था, जितने 50 पेज, 100 पेज होते थे पढ़ता था। वाह! ठीक है? शाम को 2 घंटे फ्री टाइम मिलता था, सब मस्ती करते थे, टीवी देखते थे, मैं रिमोट लेता था, यूट्यूब पे 4 एक्सरसाइज़ देखता था, नोटबुक में लिखता था, बाहर से 2 5-5 किलो के डंबल मँगाता था, खोलना पकड़ता था, बैग्स, डंबल, अचार के डब्बे, जो मिलता था मैं एक्सरसाइज़ करनी शुरू। अपने मम्मी को फ़ोन करके 6 अंडे, प्रोटीन, पीनट बटर, सब कुछ। एक्सरसाइज़ सुबह योगा वाले आते थे, खुद इंस्ट्रक्ट करता था सबको, जैसे उनके साथ ही, कि मैं भी कराता हूँ, ताकि मैं खुद भी अच्छे से कर सकूँ। योगा, मेडिटेशन प्रॉपर करता था, एंड ट्रस्ट मी, 2 से 3 महीने के अंदर आई वाज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन। वॉव! मैं खुद को एडिक्ट ही देखना बंद कर दिया। हुँ, मतलब कि मैं मानता ही नहीं था मैं एडिक्ट हूँ। 3 महीने बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट, मेरी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले उठ के, सर्दियों का टाइम था, मैं उठ के नहाने चला जाता था ठंडे पानी से। कोई गर्म पानी नहीं चाहिए मुझे, मैं नहाऊँगा। मैं बुक में पढ़ता होता ना जो-जो, हुँ, वो करने लग जाता था। मैं खुद को मैनिफेस्ट करने लग गया कि मैं सोल्जर हूँ, या फिर मैं एक वॉरियर हूँ जो भगवान ने भेजा। वाह! समझ रहे हो? कि मेरे को बुक में पढ़ा कि ये तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, हुँ, एंड जब तुम ये एक्चुअली में विश्वास करने लग जाओगे, तुम जीने भी वैसे ही लग जाओगे। हुँ, और ये एक ट्रिक होती है बिज़नेस सक्सेसफुल लोगों के लिए, राइट? कि मैनिफेस्ट करो। तो मैंने वो पढ़ा। तो उसमें यही लिखा था कि तुम अब बिलीव करने लग जाओ कि तुम कुछ और ही हो। हुँ, मैं क्या सोचता था, मैं वॉरियर हूँ। हुँ, आई एम अ वॉरियर, एंड ये जो सब मेरे साथ हुआ है, दिस वाज़ अ टेस्ट। हुँ, कि 6 साल मेरी ज़िंदगी में नशे में पड़ा, वो सब भी इस जर्नी का पार्ट था। मैं नशा मुक्ति केंद्र में आया, वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी थी, टेस्ट था, कि जो मैं अब यहाँ से आगे इंसान बनूँगा, उसको बनाने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये किया गया। हुँ, तो अब मैंने नशा छोड़ दिया, मेरे दिमाग से नशा ही खत्म हो गया था। मुझसे पूछते थे तेरे दिमाग में थॉट्स आएँगे? मैंने कहा मैं कहता हूँ आएँगे ही नहीं। हुँ, कह रहे क्यों? मैंने कहा मैंने रिवायर कर लिया खुद को, तुम देखो। हुँ, मैंने कहा जैसे-जैसे मेरे को, जैसे टाइम-टाइम होता है ना, प्रिविलेजेस मिलने लग जाते हैं रिहैब में, जैसे भरोसा होने लग जाता है, तो थोड़ा बाहर जाना अलाउड कर दिया, ये अलाउड कर दिया, खाना थोड़ा-सा अलाउ कर दिया, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि चल इसको 4 महीने हो गए, तू कर ले, तूने क्या करना है बता। तो मेरा क्या था, मैं कहता था मुझे बाहर जाना है, क्या करना है? जिम जाना है सुबह, शाम को क्या करना है? कैलिस्थेनिक्स सीखूँगा। आय हाय! कैलिस्थेनिक्स अकेडमी, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मा इतनी फ़ीस भेज दो। उनको इतना भरोसा हो गया, मुझे एक्टिवा दे देते थे कि जा एक्टिवा पे चले जा, फ़ोन मंगा दिया घर से, अपना 2-3 घंटे कैलिस्थेनिक्स अकेडमी में लगा और अपना आराम से वापस आ। धीरे-धीरे 5-6 महीने हुए, फिर मुझे जैसे, जब इतना टाइम हो गया, तो वो कह रहे तू बुरा मत फ़ील किया कर, तू अपना लंच-लुंच कराया कर, आस-पास तेरे को ऐसा फ़ील होता है ना कि नॉर्मल लाइफ़ स्टार्ट करनी है, तो अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरह ही जी यहाँ पे। सुबह उठता, जिम गया, उसके बाद दोपहर को रिहैब के थोड़े बहुत काम करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सीनियर स्टाफ में था मैं, सारे पेरेंट्स से बात करना, लोगों को घर से पेशेंट्स को लाना, सब भी करता रहता था अपनी नॉर्मल लाइफ़ में। तो वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को नॉर्मल लाइफ़ जीनी आई, क्योंकि अब मैं एज़ एन पेशेंट नहीं रह रहा था, मैं बाहर घूम रहा था, एक्टिवा था मेरे पास। मैंने देहरादून में लोगों से चैट करते हुए दोस्त भी बना लिए, वैसी बातें नॉर्मल कनेक्ट कर लिया, हुँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लोगों से बात करनी शुरू करी। तो वैसे दोस्त भी बन गए मेरे, कभी लंच पे चला गया किसी के पास, नॉर्मल लोगों से मिलना शुरू हुआ। नाउ रिहैब से निकलने से पहले ही मैंने अपना रूटीन बना लिया, जो एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन होना चाहिए, राइट? एंड मैंने सब बिल्ड कर लिया। अब मैं लोगों से ऐसी बात करूँ, अब मुझे क्या याद आया, वही इंसान जो पहले था मैं नशे से, अच्छे हुँ, से लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
बट नाउ एक नई स्टोरी के साथ। हुँ। अब मैं लोगों को प्राउडली बता रहा हूँ कि मैं यार नशा मुक्ति केंद्र में था, क्योंकि मुझे पता है मैं उस स्टैंड पे हूँ। लोग डिमीन नहीं करेंगे, नीचा नहीं देखेंगे, प्राउड होंगे कि इतना मैं बॉडी बना के अच्छे से बात करते हुए अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वो भी कहेंगे यार निकला है, बिल्कुल। राइट? तो मैं उसको प्राइड लेके ही स्टार्ट किया लोगों को बताना। जिससे मेरी बात होती थी, मैं कहता था मैं नशा मुक्ति केंद्र में रहता हूँ, ऐसे-ऐसे रहा हूँ एंड अब ट्राई कर रहा हूँ अपना लाइफ स्टार्ट करने का, तो मुझे हर कोई बहुत रिस्पेक्ट करता था, राइट? तो मैं 3 महीने वैसे ही रहा। बट नाउ अब मेरे को इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे था मैं लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ, तो हुँ, मैं डेस्परेट हो रहा था प्रूव हुँ, करने के लिए खुद हुँ, को, हुँ। कि अब मेरे को एक बार लाइफ में छोड़ दो, मौका मुझे दे एक दो। मौका दो, मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो। मैंने 6-7 महीने बाद मम्मी को कहा, मम्मा अब 6 महीने हो गए, अब मुझे मौका दो। मम्मी कहती नहीं। मैं बहुत डिम उस टाइम पे बहुत हर्ट हुआ। मैंने कहा यार मैं इतना सब कर रहा हूँ, मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं बिल्कुल फिर मैं वहाँ से सोचने लग गया यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मैं बहुत नेगेटिव हो गया थोड़े दिन। तो मैं जिम से भागने लगा था, सच बताता हूँ। मतलब सोच रहा था। पर मैंने सोचा कि यार मैं जब नया-नया आया था पहली बार, तब भी मैं ये सोचता था मेरी माँ गलत है, जबकि वो सही निकली, हुँ। है ना? इस बार भी मैं कहीं न कहीं सोचता था कि बाकी लोग गलत हैं बट वो सही निकले। तो ये भी तो हो सकता है कि इस टाइम मैं ही गलत हूँ, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वाह! कि मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है मैं गलत निकलूँ। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। हाँ, तो मैं क्योंकि मैंने इतना सब कर लिया था ना, मैं खुद को बहुत बार गलत प्रूव कर चुका था, तो मैं खिड़की के सामने खड़ा कितनी था। बड़ी जंग है भाजी। ये जंग उन जंगों से कितनी बड़ी है जो खुद हम दूसरों के साथ लड़ते हैं। खुद के साथ जंग दुनिया में सबसे बड़ी जंग है। दूसरों से तो आप जीतो हारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप आउटर जंग जीत रहे हो, हार रहे हो, पर जो खुद से जंग है यार, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब। बिल्कुल, यही होता है और इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, आपको एक-एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इमोशनली इतने वल्नरेबल हो हुँ। जाते हो एक टाइम पे कि आपको छोटी-छोटी बात आप बहुत ज़्यादा ओवरली सोचने लग जाते हो, राइट? आपको कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है खुद को पर्सनली। मैंने बहुत इमोशनली मैं बहुत ट्रेन करता था, मैं इमोशनली नंब भी हो गया था। मतलब मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। अपने में रहना बहुत पसंद था और ये फर्स्ट स्टेप होता है, आपको आइसोलेशन अकेला रहना, उसको एन्जॉय करना पड़ता है स्टार्टिंग ये में। कब की बात है जब आप लास्ट टाइम अब जाके आए हो? हाँ, ये 9 महीने रहा था मैं टोटल ना। हुँ। नाउ क्या था 7 महीने बाद मैं बहुत डिमीन हुआ, मैं जिम के खिड़की पे खड़ा हुआ था। मैंने बस खुद को रोका यार, मैंने कहा इस रिहैब ने 6 महीने में तेरी ज़िंदगी बदल दी है। तू यहाँ से नहीं भाग सकता यार। मतलब बहुत ही गलत हो जाएगा जो तू यहाँ से भागा ना, कोई बात नहीं अगर तेरी ज़िंदगी बना दी है 3-4 महीने और भी काट लेगा तो कुछ मेरे को सीख ना के ऐसे जाएगा। लग रहा है जैसे आपका मन बोल रहा है भाग, बुद्धि बोल रही है नहीं। मन बोल रहा है भाग, बुद्धि बोल रही है नहीं। बिल्कुल, मैं आप समझोगे नहीं, मैं भाग रहा था, मैं मतलब सारी तैयारी लोगों को देख लिया वहाँ पे आय हाय जिम हाय! में कि कैसे भागूँगा, पूरा प्लान बना लिया और मैं 4-5 दिन से प्लान बना रहा था वो। हाँ। और मैंने कहा आज तो बस खिड़की से टापा और गायब, कोई रोक थोड़ी सकता था, खुला आस पे रोड थी, कोई भी जब तक किसी को पता लगता तब तक मैं दूसरे शहर में होता, हाँ। है ना? तो बट मैंने खुद को रोका, मैंने कहा नहीं यार ये पाजी वो 1 सेकंड का रुकना ही ज़िंदगी बदलता है। जैसे बंदे का वो पुशअप लगा रहा होता है ना भाई एक और मन बोल रहा है नहीं यार थक गए। वो कहता है नहीं यार एक और क्योंकि वो कहते हैं ना मतलब ये हमारी बॉडी हमारे माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने कभी इसको आज़माया ही नहीं है। हमारी बॉडी शायद वो 10 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है जो हम अभी उठा रहे हैं। पर हमने कभी वो बात वही है कम्फर्ट ज़ोन में रखा हुआ अपने आप को इतना ज़्यादा फूलों के जैसे गुलदस्ते में रखे होते हैं ना फूल वैसे रखा हुआ खुद को। तो जैसे ही किसी को गाली देनी बड़ी आसान है, पर ये सोचना जो आपने बात बोली ना कि यार मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो बहुत डीप बातें हैं यार पाजी। अच्छा बस फिर 7 महीने बाद ये हुआ। अब 8 महीने हो गए। अब 8 1 महीना मैंने फिर खुद को पॉज़िटिव कर लिया। हाँ, अब कि चल 8 कोई कोई बात नहीं। नहीं। अब 8 महीने हो गए, मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा, "यार मम्मा 8वाँ महीना शुरू हो गया है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, पूरी ज़िंदगी तो आप भी नहीं रख पाओगे मुझे रिहैब में। ये सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो एक ट्रीटमेंट है। पूरी लाइफ़ तो नहीं रहना। मैं भी नहीं किसी को कहता, बट एटलीस्ट उतना टाइम रहो जब आप उस स्टेज पे पहुँच गए हो।" अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लग गया यार। मैंने कहा, "मम्मा मैं नॉर्मल हो गया हूँ।" तो मम्मी कहती मेरे को डर ल मैं जैसे ही बोलता मम्मी फ़ोन काट देती थी। मुझे गुस्सा आता था, मुझे कोई क्लैरिटी भी नहीं मिली है, फ़ोन भी काट दिया, पता नहीं कब बात होगी मम्मी से। हालाँकि मुझे फ़ोन मिल गया था बट मैं करता नहीं था ज़्यादा मम्मी को फ़ोन। फिर मैं थोड़ा टाइम समझाया, मैंने मम्मी से बात-बूत करी, मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ यहीं से जॉब कर लेता हूँ। यही हो हाँ, सकता है फाइनेंसिस। तो मेरी मम्मी को भी दिक्कत आ गई थी, बहुत फ़ीस लगी यार मेरी 8 महीने, मेरा प्रोटीन, खाना-पीना, जिम की फ़ीस, कैलिस्थेनिक्स अकेडमी की फ़ीस और भी पीछे मैंने जो लोगों का बर्बादी कर रखी थी वो भी मेरी मम्मी ने भाई जी सबको कर्जा। दिए। हाँ, मेरी मम्मी ने रिश्तेदारों से हेल्प ली, खुद भी करा, तो सब कुछ मेरे लिए मतलब मेरी मम्मी चाहती थी कि बाहर आपकी आके मम्मी का पॉडकास्ट साथ में होना चाहिए था मेरे को लग रहा है। मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का हो, उनका होना चाहिए क्योंकि मतलब। उनका बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने ऐसे इंसान को देखा और आपकी तो चलो बहुत बड़ी बात है आपने खुद से जंग जीती। आपकी जंग ज़्यादा बड़ी है पर आपसे भी बड़ी जंग आपके पेरेंट्स की है यार। बिल्कुल है, मैं तो भाई कैसे टैकल किया आपने? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये पॉडकास्ट के बाद ना मुझे सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरी आएगी वो ये आएगी कि ओ कौन-सा था ड्रग एडिक्शन सेंटर? कौन-सा था एडिक्शन सेंटर? कौन-सा एडिक्शन सेंटर? अब इसके मगर पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, यही होता है। अच्छा फिर पाजी 8 महीने बाद? फिर मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी का मैं फ़ोन आया मुझे, कह रहे यार पुच्ची मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अब ख़राब हो गया है और ज़्यादा अब सब कितना सपोर्ट करेंगे रिलेटिव्स भी, तो अब तू वहाँ से ना जॉब कर ले, वहीं से हम वर्क फ्रॉम होम या कुछ जॉब कर ले,
मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस की डिग्री थी, वो आनी थी पहले, मैंने ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस में कर ली थी बीए की डिग्री, तो वो आ गई थी। मम्मी कहती है अपनी डिग्री आ गई, तू ठीक-ठाक जॉब लग जा, स्टार्टिंग में जो भी तेरे को होता है। स्नूकर भूल गए थे तब तक? भूल के मतलब इतने साल, अब बात क्या थी, एक तो यंग एज में इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती थी, स्पॉन्सर्स हाँ। मिल जाते थे। अब कौन मेरे को स्पॉन्सर करेगा इस उम्र में, नशा मुक्ति से निकला हुआ हूँ मैं। पहले तो 4-5 साल से मुझे पूरा दिन-दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम हुँ, प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बैकिंग है, हुँ, सब कुछ छोड़ के कौन मेरे को 3-4 साल प्रैक्टिस कराएगा पूरा-पूरा दिन। बिल्कुल। तो वो मतलब आइडेंटिटी लूज़ कर दी थी मैंने। आज कभी बैठ के सोचते नहीं हो कि अगर यार वो चीज़ कंटिन्यू रहती तो आज कहीं आप और ही होते? मैं ये सोचता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ये जो होना था हो गया है, एंड हाँ, मैं ये खुश हो सकता हूँ कि इस उम्र में, इस टाइम पे मेरा अच्छा स्टेज पे हूँ। मैं बच गया, राइट। अगर मर जाता तो? तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे अगर वैसा होता तो अच्छा हो सकता था, मे बी उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता कि इससे भी बुरा होता या उससे हाँ, भी बुरा 2-4 होता। डोज़ फालतू ली जाती तो गए थे। लाइक अच्छा फिर पाजी उसके बाद 8 महीने हो गए? फिर मम्मी मान गई जॉब के लिए, तो अब देहरादून में था मैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, हाँ, एडवांसमेंट्स नहीं है, तो मैं अब अप्लाई कर रहा था। मुझे कैसे आ रहे थे, कैमरामैन ऑपरेटर, वाईफाई ऑपरेटर, जो कि मैं करने के लिए तैयार था। मैं रिहाब में, आप ये सोचोगे कि खिड़की से ना हमें वेल्डिंग वाला दिखता होता था। हुँ, तो अब जब अंदर होता है ना इंसान, तो इतना डिप्रेस्ड होता है, इतना सारा कुछ होता है। तो मैं सबको कहता था यार भाई मुझे वो वेल्डिंग की नौकरी दे दे, मैं पूरा दिन धूप में बैठूंगा, मुझे बस आज़ादी में एक मौका चाहिए। हाँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट बात ये थी कि वो मेरे से 10-10 घंटे काम करो कि 8-8 हज़ार रुपये देने को कह रहे थे। हुँ, मैंने मम्मी को फ़ोन किया यार, मैंने कहा मम्मा एट दी एंड आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो इतनी मेहनत मेरी बर्बाद नहीं जाएगी यार, 8-8 10-10 घंटे में मेहनत करूंगा देहरादून में, तो इधर फीस भी देनी है, वो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा उस नौकरी का। तो मम्मी कहती तू बता क्या करना है। इस टाइम तक 9 महीने हो चुके थे मुझे, सोचो 40-50 दिन तो बहुत कुछ चला। तो 9 महीने हो गए, कंप्लीट होने वाले थे, 15 दिन रह गए थे। मैंने कहा मम्मा यार अब मेरे को, अब रहने दो, अब मत करो, अब मेरी बात मान लो। आप कहते हो ना मैं घर नहीं आता, मैं घर नहीं आता। कह रहे फिर कहाँ जाएगा। मैं कहा मैं दिल्ली गुड़गांव जाता हूँ, पास भी रहूँगा और वहाँ पे अच्छा मेरे को लगता है जॉब है। मैंने अगले दिन लिंक्डइन पे अपना गुड़गांव डाला और साथ के साथ 4 ऑफ़र आ गए मुझे अगले दिन ही। आय हाय! और मेरे को पता था मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सेल्स में ही अप्लाई किया, क्योंकि सेल्स में एज सच एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती आपको, हुँ, आपके बस बेचने के स्किल्स स्किल होने चाहिए। चाहिए, हाँ। मेरा सेल्स में अगले दिन इंटरव्यू हुआ फ़ोन पे ही, 2 दिन बाद ऑफ़र लेटर आया अच्छी सैलरी में मुझे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छी सैलरी में मुझे गुड़गांव बुलाया। मैं सेटल हुआ, वहाँ पे अपना रूम देखा, सब किया, एंड अब मुझे 1 साल हो गया, 2 प्रमोशन हो चुके हैं मेरे 1 साल में। अच्छा अभी 1 साल से वहीं हो आप, 1 साल से वहीं हूँ। गुड़गाँव? हाँ, आप ये सोचो कि जब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था ना, जब मैं गुड़गांव नया-नया गया था, मैंने 3 महीने तो किसी से बात ही नहीं करी, मैं अपनी नौकरी के अलावा। हुँ, मैं ऑफ़िस वालों लड़कों से भी बात नहीं करता था। वो कहते थे ना कि भाई चलें, मैं कहता मैं नहीं जा सकता हूँ किसी वजह से, ना मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे से बात कर सकता हूँ ज़्यादा, मतलब ऑफ़िस में करता हूँ बट ऑफ़िस के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता कुछ हूँ ना। बताया नहीं था उनको? 2-4 को पता था पर्सनली जो बहुत क्लोज़ थे, बट उस टाइम में बहुत, मतलब मेरे को बताने में डर नहीं था, बट मुझे था कि ये जॉब मेरी अफ़ेक्ट ना हो जाए बाय चांस इस टाइम, तो क्योंकि पाजी उस टाइम जब 9 महीने बाद निकल के आप गए गुड़गाँव, हुँ, तब दिल किया करने का नशा फिर? नहीं मेरा नहीं किया। तब नहीं किया। नहीं, मैं बहुत, मतलब बहुत चीज़ों से अभी निकल आपको गया। तकरीबन मेरे को लगता है कि 2 साल हो गए नशा छोड़े, 2 साल हाँ, या 1 साल, 23 मंथ्स, 22 एंड समथिंग मंथ्स हो गए। 22 मंथ्स। हाँ, तो अब 10, तक हाँ। उसके बाद कोई सिगरेट, कोई बियर, कोई शराब, कोई चिट्टा? मैं ओपनली बोल देता हूँ ये चीज़, मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, स्पेशली यहाँ पे। मैंने नशा कभी नहीं किया। मैं ऑफ़िस में पहले 6 महीने कुछ भी नहीं किया, मैं स्मोक करता था। जब मैं रिहैब से निकला, तो मैं स्मोक कर रहा था, बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे था कि एटलीस्ट मैं नशा नहीं करूँगा, मेरे पास कुछ हो जाएगा हाँ, हाँ। अपना मन बहलाने को। मैंने स्मोक काफ़ी टाइम किया। उसके बाद मैंने बीच में मैंने ऑफ़िस वालों के साथ 6-7 महीने बाद जब मैं काफ़ी सब सेटल हो गया, सैलरी अच्छी थी, तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा यार अब नॉर्मल लाइफ़ में कभी तो एंटर करना पड़ेगा। मैं ऐसे पागलों की तरह, क्योंकि मैं बात ही नहीं करता था किसी से, 6-6 7-7 महीने अपना हुँ। कंटेंट बनाता रहता था। पूरा दिन करता था, तो कहीं न कहीं मेंटली टोल लेती है वो चीज़ यार, कहीं न कहीं एक होने लग गया था मुझे ना, मैं टूटने लग गया था मेंटली। तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो मुझे सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा इस चीज़ का। मैंने बीच में बियर पीने लग गया, बहुत रेयर 1 बियर जैसे ऑफ़िस वालों के साथ पी ली एंड देन अपना रूम पे चला गया। मैंने कभी इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, मैंने किया, स्मोकिंग करता था नॉर्मली। अब मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा चलने लग गया था, तो अब मुझे हर टाइम शर्म आती थी बियर पीते हुए। आय हाय! कि एक जगह गाइड कर रहा है और एक जगह खुद पी एग्ज़ैक्टली। रहा है, ओके। एक जगह तो मैं लोगों को अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, एक जगह मैं खुद ही बिल्कुल उल्टी चीज़ कर ले रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा मेरी खुद के, दूसरे लोगों को पूरी ज़िंदगी ना पता लगे मेरी अपने मन में क्या क्रेडिबिलिटी हाँ, है। बस, वही तो मारती है बंदे को और क्या मारती है। किस मुँह से मेरे से, क्योंकि कोई माँ पूछ रही है मेरे बेटे की शराब छुड़वानी है, मैं किस मुँह से बोलूँ आंटी ऐसे छुड़वाओ, जब मैं साला उसके बाद खुद जाके खुद नहीं छोड़ पा बियर ही रहा। पी ले रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे बहुत शर्म आने लगी, लेकिन फिर भी मैं टालता रहा। उसके बाद मैं सिगरेट पीता था ऑफ़िस के बाहर खड़े होके। किसी ने मुझे देख लिया। मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मेरा 20, मतलब 20,000 फॉलोवर मेरे लिए तो बहुत है। मेरी वीडियोज़ करोड़ों में व्यूज़ भी गए हुए हैं। तो मेरे एरिया में बहुत लोग मुझे जानने लग गए थे। मुझे हर दिन कोई ना कोई मिल जाता था, मुझसे टिप्स लेता था।
फ़ोटोज़ खिंचवा लेता था कोई, क्योंकि कई लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल 100%, था, राइट? 100%। जो लोग नशा छोड़ रहे थे, तो मुझे मिल के आधा घंटा रोक लेते थे, भाई जी हमारा छुड़वाओ, रोड पे ही प पकड़ लिया। कभी किसी ने भाई जी बहुत लोगों ने बहुत कुछ अच्छा-अच्छा भी कहा है, फैमिलीज़ मिली, मदर्स मिले। तो यार मैंने सोचा यार भाई ये सिगरेट जो तू पी रहा है ना, ये ख़त्म कर देगी तेरे को लोगों की, मतलब कि तू कोई मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? अगर किसी एक ने भी तेरे को कभी बोल दिया ना कि यार तू क्या इंस्टाग्राम पे कमेंट भी कर दिया, ये वहाँ पे खड़े होके जी सिगरेट पी रहा था, क्या रहेगी तेरी इज़्ज़त? बिल्कुल। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब जब सिखाना शुरू कर दिया तो बंद। उस दिन से शराब बंद, सिगरेट बंद। आज से साढ़े 3 महीने हो चुके हैं मुझे। वेरी गुड। साढ़े 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, निकोटीन पैचेज़, गम्स का यूज़ लिया था मैंने 1 महीना। उसको धीरे-धीरे कम किया एंड 2 ढाई महीने से टोटल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ, बिल्कुल। अभी कुछ नहीं, 2 ढाई कुछ महीने भी से चल नहीं। रहा। अब आगे चांस है कि नहीं चलेगा? नहीं, मैंने मतलब मेरे को अब फ़ील ही नहीं होती है ज़रूरत। मैं मतलब सिगरेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने खुद को ये सोचा, मन में बनाया हुआ था कि यार कुछ हाँ। कर लेता हूँ वरना कभी ऐसा ना हो जाए टूट जाऊँ। हुँ। पर मैंने जब 1.5 साल करके देखा तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि इसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा बेवकूफ़, बल्कि मैं सिगरेट इतनी ज़्यादा पीता था, मेरे 7 से 8 हज़ार रुपए मंथली सिगरेट पे चला जाता था। हुँ। तो मैंने सोचा कि ये इतनी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, जब मैं हुँ। रियाद में रह के इतना बड़ी चीज़ छोड़ दिया, तो मैं ये क्यों पी रहा हूँ? जबकि इससे कोई मेरा फ़ायदा हो नहीं रहा, ना मुझे अब इसकी स्ट्रेस रिलीविंग की ज़रूरत है। मैं इतना एक्सरसाइज़ करता हूँ, रनिंग करता हूँ डेली 10 किलोमीटर, सब कुछ करता हूँ, तो मेरे को क्या ज़रूरत है? मैं बेवकूफ़ों की तरह क्यों अपनी इमेज भी, हेल्थ भी खराब कर रहा हूँ? हुँ। तो मैंने छोड़ दी। उस दिन के बाद मैं अपना निकोटीन पैचेज़, गम्स लिए थोड़े दिन, 20-25 दिन, उसके बाद मैंने वो थोड़े दिन, 2-3 दिन दिक्कत हुई, मुझे हल्की-सी, ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, अब मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ, मुझे इतना फ़ील ही नहीं होता। पाजी बड़ी अच्छी आपने बात बोली इस पॉडकास्ट में कि 0.1% चांसेस हैं कि कोई नशा करने के बाद नशा छोड़ सके। और मेरे को लगता है कि ये किसी देश से जंग जीतने से भी बड़ी चीज़ है कि खुद को नशे से हटाना। पर आपको ये सवाल हर बार पूछा जाता है, तो मैं भी पूछूंगा कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर नशा कर रहा है। और मेरे को लगता है कि इंडिया में एक इंसान ही नशा करता, उसके साथ पूरा घर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वाइफ, बच्चे, फैमिली, मदर सब तबाह हो जाते हैं। जी। मेरे पास लोग आते हैं, शराब खुद पी होती है, लीवर ख़राब हो चुका होता है और पास में बैठी जवान लड़की रो रही है, माँ रो रही है। अब उसको क्या समझाएँ? तो आप इस दलदल से बाहर आए हो या कह रहे हो, मैं कह सकता हूँ अभी आ रहे हो, क्योंकि अभी ढाई महीने बहुत कम है ये कहने के लिए कि आपने अब बिल्कुल छोड़ दिया। वी कैन डू वन पॉडकास्ट मोर इन आफ्टर अ ईयर और 2 कि हाँ भैया, मैं दुआ करूँगा कि आप ये छोड़े रखो। पर मैं कई बार एडिक्टेड एडिक्टेड लोगों के साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ कि यार कि ਕੀ है ऐसा इस ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਤੁਸੀਂ ये क्यों बार-बार कर रहे हो? बट स्टिल आप कैसे गाइड करोगे लोगों को? एक तो पहले एज़ अ पेरेंट्स गाइड करो कि आपके घर में एक बंदा जो नशा कर रहा है, उसको कैसे ट्रीट करना है? और एक जो बंदा खुद ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको लगता है कि मैं एडिक्टेड हूँ, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो शराब है, चाहे वो चिट्टा है, तो वो कैसे छोड़े? तो फर्स्ट चीज़, जो एडिक्ट जिस वजह से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, वो ये होती है कि उससे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, राइट? तो एडिक्ट का क्या होता है, जब उससे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है ना, वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करता, राइट? तो वो ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई उसको एक्सपेक्टेशन ना किसी को है। वो सोचता है कि इतनी ख़राब हो गया तो 10 कदम आगे बढ़ के कुछ अब फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वो कभी सोचता नहीं है वापस जाने के लिए, राइट? बट फैमिलीज़ का एक सपोर्ट होता है कि आप उसको रीइन्फोर्स, मतलब कि उसको वापस भरोसा देते रहो कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हम सब मिलके, तू अकेला नहीं, हम सब मिलके करेंगे। जो तू सहेगा हम भी तेरे साथ सहेंगे, हम तैयार हैं, तू तैयार है? उसको एटलीस्ट नहीं भी स्टेप लेने पे वो अगर करता, बट उसको एक बिलीफ स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा कि यार सब मिलके हम कर सकते हैं, ठीक है? ना उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखो सबसे ईज़ीएस्ट तरीका बता देता हूँ, इससे पहले कि बंदा बार-बार फेल होए अपनी जर्नी में, एक बार अपनी लाइफ में कमिटमेंट लेके 2-3 महीने के लिए किसी अच्छी जगह रिहैब में चले जाओ, जो आपको पता हो अच्छा है। अपना वहाँ पे बातचीत करके, अपने हिसाब से खुद मन बना के जाओ कि जो मैं वो एक्टिविटीज़ करवाएँगे, मेडिटेशन, रीडिंग, स्टडिंग, वो मैं दिल से करूँ, ताकि उससे मुझे एक्चुअली में फ़र्क पड़े। वहाँ पे जो रूटीन बिल्ड करता है बंदा, वो वहाँ पे फैमिली उसको फ़ोन करके हमेशा ये भरोसा दिलाए कि हम तेरी वेट कर रहे हैं। गुस्सा नहीं, कई फैमिलीज़ वहाँ पे गुस्सा करती है कि नहीं तू वहीं रहेगा, नहीं, तू वहाँ रहेगा लेकिन अपने अच्छे के लिए, हम तेरी वेट कर रहे हैं। जैसे तू वहाँ पे रह रहा है, हम भी डेली बेचैनी से ही जी रहे हैं कि तू कैसा कर रहा होगा, लेकिन तेरे लिए ज़रूरी है। कितनी सुंदर बात है ये, समझ रहे हो? कि कि इन्वॉल्व रहना उस बंदे के साथ, उसको हाँ, डिटैच नहीं फ़ील कराना कि तो वो अलग ही पार्ट है। बिल्कुल। पेशेंट को पेशेंट नहीं फ़ील करवाना। मेरे को मेरी मम्मी यही करती थी। मेरी मम्मी मेरे को जब भी फ़ोन करती थी ना, तो हँसी खेल की, "और पुच्चू तेरा दोस्त आया था घर पे यार, वो तेरे को से ये कहना कह रहा था।" मैंने कहा, "तेरे को बता देती हूँ भाई, सब बहुत खुश है, तेरी मासी पूछ रही थी तेरा हाल आज, चाचा आए थे आज पूछ रहे थे, पुच्ची की मैंने तेरी फ़ोटो दिखाई, वो तो बहुत खुश है।" मुझे ऐसा लगता ही नहीं था यार, इतनी नॉर्मली मम्मी हँसी खेल की, और मुझे अपनी जो गुस्से वाली चीज़ें बतानी होती थी, मैं बताता ही नहीं था मम्मी को, मेरी मम्मी की हुँ। हँसी सुन के। मैंने हुँ। कहा यार क्यों मूड ख़राब करूँ? तो आपकी मदर ने फिर कहाँ से काउंसलिंग ली कि एक नशे वाले बच्चे को, उन्होंने भी कुछ स्टडी की मेरी या? मम्मी नेचर वाइज़ ही बहुत मेरे से बचपन से प्यार किया उन्होंने, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पैम्पर भी किया अच्छी वे में।
बट मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा नहीं निकाल सकती, मैं नहीं मान सकता मेरी माँ कभी ऐसा गुस्सा निकाल दे कि मुझे कहीं डाल के भूल जाए, 1 मिनट भी मेरे को नहीं। लगता है कोई माँ यार अपने पाजी बच्चे कभी हाँ, कभी पाजी हाथों-पाई हुई है माँ-बाप से नहीं, आपकी ने? नहीं। मैंने वो भी लड़के देखे हैं पाजी जिन्होंने अपनी माँ को मारा नशे में और माँ के नील बड़े हुए यहाँ पे। तो मैंने पूछा माता आ की होया? कहंदी कुछ नहीं पुੱਤ रहਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਦਾਂ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ नहीं पुੱਤ रहਣ ਦੇ। ये माँ है पाजी। मैंने भी देखा है जब हम पेशेंट्स को पिक करने आते थे ना, तो काफ़ी बार पेशेंट्स ने ऐसा ही किया होता था और यही स्टेप लेते थे घर वाले। बट वो एक ऐसा स्टेज पे पहुँच चुके हैं, वो बहुत ही आगे का स्टेज मानता हूँ, मतलब मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था इन एज़ अ ह्यूमन। पर मेरे को लगता है भाजी नशे में पता नहीं लगता क्योंकि अगर एक नशे में इंसान को बताया जाए ना कि तूने ये किया है तो वो मानेगा ही नहीं। एक नशे वाले इंसान जब भी वो कोई इंसिडेंट करता है और जब वो नशा उतरता है उसको अब बोलो तूने ये किया था वो मानेगा ही नहीं। वो बोलेगा नहीं। उसको वीडियो दिखाओ वो बोलेगा मैं हूँ नहीं। कुछ और ही है ये, कोई और ही क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं रहता और ब्रेन उसके बॉडी को कमांड करता है कि मार। वो मारता है। तो ये जी टॉट ही होता है, मैं टॉट एज़ इन के मैं मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने भी करी हैं। बट एक जैसे किसी को मारना, मैं मेरी नेचर ही नहीं है वैसी, कभी मैं एग्रेसिव बचपन से था ही नहीं, मैं ना लड़ाइयों में पड़ता था, मैं भाजी मारना किसी की भी नेचर नहीं होती पर प्रॉब्लम ये है ना कि अपने आपा में ही खो जाते हैं। हुँ, जब आप एक नशा ले रहे हो और आपको होश ही नहीं है जैसे आपको 20 बंदे मार रहे थे रोड पे आपने बताया आपको होश ही नहीं है। हुँ, तो जब बंदा होश में ही नहीं है वो हाँ। वो अपनी बहन के साथ भी गंदी हरकत कर सकता है जी, 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 सही कह क्योंकि रहे वो हैं। होश में नहीं है। राइट। और जब बंदा होश में नहीं है तभी तो वो फिर वो होश खोता है तभी कहते हैं ना होश खो दिया। जी। नहीं, मैंने कभी किसी को बुरा ट्रीट नहीं किया है, मुझे पता है नशेड़ी को हम हमेशा उसी बीमार इंसान की तरह ही देखते हैं रियाब में, अगर कोई कुछ करके भी आया ना, तो हम उसको जज नहीं करते हैं। हालाँकि उसको याद ज़रूर दिलवाते हैं कि तू ये करके आया, ताकि उसको रियलाइज़ हो कि उसकी नशे ने लाइफ़ कितनी बर्बाद कर दी थी कि तूने ऐसे स्टेप्स उठाए। बट ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा किया तो उसको बुरे ट्रीट कर देते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं भाजी फिर एक नशे वाले इंसान को? हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आप मानोगे नहीं, चरस और गांजे में होती हैं। हम्म, नाउ उसमें एज़ सच फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसमें लाइफ़ लॉन्ग मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, जो आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती एंड ऐसा हो सकता है आपको लाइफ़ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़े। उसका सबसे बड़ा जो डिसीज़ है वो है स्किज़ोफ्रेनिया, जो वीड से स्पेशली होती है। उसके बाद मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं कितनी नॉर्मल है। आपने देखा होगा गांजे और चरस वाले कितनी नॉर्मल चीज़ों आम तौर पे चीज़ें भूल जाते हैं। राइट, उनकी फंक्शनिंग फोकस सब लूज हो जाता है। ये हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा टेम्परेरी है, बट वो एक्चुअली उनके ब्रेन की डैमेज हो चुका है, जो परमानेंट रहता है, काफ़ी साल भी रहता है, हो सकता है थोड़े टाइम में भी ठीक हो जाए, बट मेडिसिन लेनी पड़ती हैं एंड लोग रियलाइज ही नहीं करते, शेकिंग ट्रेम्बलिंग भी हो जाते हैं कई लोगों के ना। स्किज़ोफ्रेनिया लास्ट लेवल है। मैंने अपने सामने लोग देखे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में आपको चीज़ें सुनने लगती है, दिखने लगती हैं, ओए होए आपको पता ही वो नहीं क्या चलता। होता है भाजी ये कौन सी बीमारी है? स्किज़ोफ्रेनिया दिमाग की बीमारी है, काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं इसके साथ। स्किज़ोफ्रेनिया में आपको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं आता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में चल जाता है। आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, हाँ। लोग कह रहे हैं मैं विष्णु भगवान हूँ, मेरे को भगवान ने आके मुझे बोला है। लोगों का मर्डर कर देते हैं ये बोल के कि मेरे को भगवान ने सपने में आके बताया था इसको मार दो। ये हम्म। स्किज़ोफ्रेनिया है। इसमें लोगों को इमेजिनेशन ऐसा लगता है रियलिटी है, उनको डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस नहीं पता लगता है। समझ लो कि मैं यहाँ अब मैंने देखा है 40-45 ईयर्स की एज का था एक इंसान, उसको हम गढ़वाल से लेके आए थे। काफ़ी साल से स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था वो, गांजा और शराब पीता था दोनों। बहुत स्किज़ोफ्रेनिया का लास्ट स्टेज था। फर्स्ट और सिम्पटम तो होता है वो बैठे-बैठे हँसते और रोते रहते हैं, बिना किसी बात के। पागलों की तरह हँसने लग जाएँगे। हँस रहे 2 मिनट बाद रोने लग जाएँगे। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ सोच रहे हैं, किसी को कोई बात कर रहा है, किसी ने जोक सुना दिया। ना वो इंसान रात को जब सब सो रहे होते थे ना, ऐसे बिस्तर से नीचे देखता था, अपने बिस्तर के नीचे, हम्म। 2-2 घंटे बिना हिले। हाँ वो मैंने बिस्तर के देखे नीचे। जैसे वो जोम्बी जैसे अमेरिका में भी कहीं नशा होता है तो लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो तो फेंटानिल है, वो तो उसकी बॉडी ही हो जाती है। ये पॉज़ नहीं हो रहा है ये। हाँ ये बात कर रहा है बेड से नीचे किसी से। 2-2 घंटे। 2-2 घंटे स्टिल बेड से नीचे बात कर रहा है किसी से, ओ तेरी। और हम डर रहे हैं, मतलब हमें तो पता है, हम उससे अगले दिन पूछ रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा था रात को? यार कैमरा में देख रहे हैं हम, क्या कर रहा है ये रात को? कभी किसी से उधर मुड़ के बात कर रहा है, किसी बेड के नीचे बात कर रहा है किसी से, अंधेरे में, कोने में, और भाई मतलब बिल्कुल उसका चेहरे में इमोशन एक्सप्रेशन ही नहीं होते थे, उसका ऐसे बैठा रहता था पूरा दिन। ऐसे ही बैठा रहता था वो पूरा दिन। नहीं किससे? कह रहा है यार वो लड़की आती है, वो मुझे बता रही थी वो चुड़ैल है। ओए होए होए वो होए। मुझसे बात करती है रात को, और बड़े नॉर्मली, ऐसा नहीं है, बड़े नॉर्मली कि वो मुझसे रात को ना बात करती है, वो मुझे ये बता रही थी। अब भाई हम क्या बोले उनको, हम डॉक्टर्स पे मेडिसिन लेके जाते हैं, हालाँकि वो मेडिसिन के बाद 2-3 महीने बाद नॉर्मल हो जाते हैं, हमारी तरह रह जाते हैं, बट वो सिर्फ़ मेडिसिन के इफ़ेक्ट में नॉर्मल रहते हैं।
जैसी मेडिसिन नहीं मिली। भाजी लोगों को पता नहीं है ये कुछ हो रहा है। लोग, मेरे को सबसे बड़ी बात पता क्या लगती है भाजी, जो बंदा खुद से प्यार नहीं ना कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। यार पाजी लोग बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त के लिए जान दे दूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान दे दूंगा, झूठे हैं पाजी यार, तुम दे ही नहीं सकते। नहीं तुम दे अपने अपने इस शरीर को, मैं अभी सुबह आप बातें कर रहे हो ना, तो सुबह मैंने कथा सुन रहा था संत मस्कीन जी की, तो वो बात कर रहे थे स्पिरिचुअल जर्नी की, कि आपकी वो अवस्था पहुंच जाती है कि आपको दिखने लग जाता है। जिनको मोक्ष नहीं मिला होता ना दुनिया में, जिनका मोक्ष रह जाता है थोड़ा सा, जैसे शरीर खत्म हो जाता है और मोक्ष रह जाता है, तो वो दिखने लग जाते हैं आपको। पर वो बड़ी मतलब ऊंची हम्म, स्टेज है, अवस्था बहुत ऊपर वाली है जिनको वो दिखते हैं। तो मैं लोगों से यही बात कर रहा था आज वहाँ पर एनजीओ में ना, तो मैं लोगों से रोज़ एक आधा घंटे का काउंसलिंग सेशन करता हूँ, क्योंकि 100% नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज की। पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आज नज़र आ रही है वो डिप्रेशन की आ रही है। लोग मेंटली ज़्यादा इतने अपसेट हैं, टेंशनों की वजह से घर में बच्चे नहीं पूछ रहे। जैसे अब ये बहुत बड़ी टेंशन है कि लड़का नशा करता है और माँ परेशान है, जी कि जैसे अमीरों को टेंशन होगी कि हमारा घर बार कौन संभाल लेगा, है ना। तो बच्चे के लिए चलो इमोशन है ही है, पर बड़ा मुश्किल है यार बाजी यार। ये मतलब ये पॉडकास्ट के ज़रिए भी चलो हमारा मकसद तो यही है कि लोग नशा छोड़ें, पर इतना आसान नहीं है बाजी। नहीं है आसान। ये मैं तो खुद बताता हूँ कि आप मैं तो अब लोगों को अवेयर ही करने लग गया हूँ कि मैं पहले ही बताने लग गया हूँ कि बहुत मुश्किल जर्नी है, क्योंकि लोग सिर्फ 7 दिन का सोचते हैं नशा छोड़ना, कि भाई 7 दिन नशा छोड़ा और छूट गया, और उनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं होती है 7 दिन के बाद। बाजी आपको क्या लगता है कि एक्चुअल सोसाइटी में अगर आपको एक पावर दी जाए कि भाई पंजाब में से या पूरे इंडिया में से नशा खत्म करना है, हम्म, कैसे शुरू खत्म हो सकता है स्टेप बाय स्टेप? फिर मैं बताऊंगा मेरे को कैसे लगता है, आप बताना मैं अच्छा, ठीक हूँ कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक तो सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट करनी पड़ेगी। सप्लाई चेन एज इन के जो इतना इजीली ट्रक ट्रैफिक हो रहा है। आप सच बताना, आपको हम्म, लगता है कि सप्लाई चेन खत्म हो सकती है? इतने साल हो खत्म तो गया, नहीं हो सकती बट कंट्रोल हो सकती है बहुत कैसे ज़्यादा। भाजी कंट्रोल होगी? पैसा भाजी बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे समाज का, चाहे वो लीडर को चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन को चाहिए, चाहे वो पुलिस वाले को चाहिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे के लिए आप किसी को मार सकते हो, किसी का गला काट सकते हो, किसी का रेप कर सकते हो, तो पैसे के लिए नशा बेचना तो बहुत छोटी बात है। अब कितने मर्डर कितने हो रहे हैं हमारे समाज में, हम्म, कितने थ्रेट आ रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, तो सारे वो नशे में ही हो रहे हैं ना। जी सूफी बंदा किसी को गोली नहीं मार सकता, सूफी बंदा मक्खी नहीं मार सकता, सही किसी को बात है। गोली कैसे मार देगा? पर बिल्कुल। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया आज बंदा, तो भाजी उस फैक्टर को आप कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं, वही वही एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था, वो नहीं हो सकता कंट्रोल, बट उसके लिए पूरी सोसाइटी को इकट्ठा होना पड़ता है फर्स्ट स्टेप तो, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी चीज़ें इसमें जो आपने बोली वो इंक्लूडेड रहती हैं। तो नाउ राइट, अगर मेरे पास पावर होती है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पंजाब की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी इन्होंने डिट्सू भी स्टार्ट करी है जो इन सब चीज़ों का एनालिटिक्स कर रही है, बट मैं पर्सनली क्या चाहूँगा कि हम एक लॉ बनाएं, रादर देन सेंडिंग एनीवन टू जेल। हम हर किसी को जो यूज़र है, अगर कोई यूज़र नहीं है और बेच रहा है तो डेफिनेटली जो उन पे एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाए। बट अगर कोई यूज़र है, उन पे छोटी क्वांटिटी है या फिर वो कर रहे हैं, तो उनको सीधा एक अच्छी फैसिलिटी में भेज दो, ठीक है। एंड फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा नहीं है उनको कोई आप रिहैबिलिटेशन वाली प्रोसेस दे रहे हो, राइट। उनको आप वापस लाइफ जीना सिखा रहे हो उनके मर्जी से, उनकी टर्म से। उनको ऑब्वियसली रूटीन दे रहे हो आप, एक फिटनेस उनको मोटिवेट कर रहे हो अच्छी हेल्दी वे में दिखा के, कूल वे में दिखा के, यार रनिंग कर सकते हो आप, स्विमिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको स्ट्रिक्ट नहीं है भाई तू यही कर। आप उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी मर्जी से हो रहा है, ताकि उनको वो चीज़ दिखे कि मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ उनको हमें एक लाइफ दिखानी पड़ेगी जो वो जी सकते हैं, बिकॉज मोस्टली पीपल जो 6 महीने 1 साल बाद रिहैब से निकलते हैं वो होते तो उसी स्टेज में लाइफ के, बस नशा ही तो नहीं होता। जो बर्बादी की होती है वो तो फेस करेंगे ही जाके, जो उन्होंने सब कुछ बर्बाद किया लाइफ में, कुछ अचीव नहीं किया, वो सब तो उनको फेस करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वो वापस नशे में चले जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं इसको, कि मैं हूँ कौन, मैंने किया क्या है। अब नशेड़ी भी नहीं हूँ मैं तो, समझ रहे हो, मेरे साथ होता था जब मैं तो नशेड़ी भी नहीं हूँ यार। एक एक चीज़ होती थी जो मैं पूरा दिन भागता था, जिसके पीछे मेरा दिन पूरा दिन निकलता था एक चीज़ में, अब तो वो भी नहीं। अब अब तो मैं मैं करूँ क्या? करूँ क्या, मैं उसके बैठ ही पास गया। कोई विजन नहीं है। एग्जैक्टली। 6 महीने साल सेंटर के अंदर लगाने के बाद उसका कोई दोस्त नहीं बचा होता, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, कोई नौकरी नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई बिजनेस आइडिया नहीं होता, किसके साथ जाए, किसके साथ टाइम बिताए। सोसाइटी में उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमें लगता है कि वंस अ नशेड़ी इज़ ऑलवेज अ नशेड़ी। राइट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो मेरे को लगता है भाजी जेल, समाज में ना जेलों की वजह, जेलों की जगह मेडिटेशन सेंटर्स खोलने चाहिए, और सबसे पहले उन मेडिटेशन सेंटर्स में पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को डालना चाहिए। 100% भाजी। भाजी नहीं समझ पा रहे यार इमोशंस। आप अब आप ये सारा प्लान लेके जाओगे एक पॉलिटिशियन के पास, वो नहीं सुनेगा, आपको बोलेगा यार तू राइट बताएगा, राइट राइट। क्योंकि उसको दोबारा जीतना है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? सबसे ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन यहाँ पे बनाने वाले और कंज्यूम करने वाले हैं राजनीति और धर्म। और जी जी चाइना जी। अमेरिका में ये बैन है, वहाँ पर धर्म की बात करना और राजनीति की बात करना ही अलाउड नहीं है। राइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन ही हमारी ये हो रही है राइट कि राइट। धर्म क्या कहता है और राजनीति क्या कहती है। अब देखो बच्चे बच्चे के मुंह में राजनीति टॉपिक है पंजाब में,
ये बात ही नहीं कर रहा कि ग्रो कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, नशा कैसे छोड़ना है, सोसाइटी में इतने ये जो हो रहे हैं पाजी मर्डर्स हो रहे हैं, इनको कैसे रोकना है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, इनको कैसे रोकना है। अब ये जो पुणे वाला केस हुआ लड़की का, अब कोई इस पे बात कर रहा है कि ये कैसे रोकना है, इस पे बात कर रहे हैं कि देखो जी लड़कियां पैसे के पीछे नहीं भागती, केतन मार दिया, है ना। उसमें क्या चर्चा हो रही है, आप पूरा सोशल मीडिया खोल लो, ये चर्चा हो रही है कि देखो जी लड़कियां पैसे के पीछे नहीं भागती, लड़कियां अपना पक्ष दे रही हैं, लड़के बोल रहे हैं देखो जी कौन ब्याह करवाएगा इनसे, किसी को विश्वास ही नहीं है। अगर यार केतन उसका मर्डर कर देता फिर लड़के खड़े थे क्वेश्चन मार्क में। इन चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान है व्यूज़ बटोरो, क्या चल रहा है मार्केट में, गाली गलौज दो, मतलब गाली गलौज को भी एंटरटेनमेंट समझ के बस सो रहे हैं। पर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। राइट। मैंने इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी देखा है। देखो सही बात बिल्कुल सही है और ये होता है, राइट। बट मैंने इंडिया में एक चीज़ देखी है, लोगों को क्या है ना, मसाला और तड़का ज़्यादा पसंद पाजी ये देने वाले भी गलत है ना। है। राइट। अब हमारे चाइना में डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप अच्छी है यार। अब हमारे लोगों को पाजी अगर आपको कुछ अकल सिखानी हो, अब आप बोल रहे हो कि स्टिकनेस कर दो, अब हमारे यहाँ पर कोई रेड लाइट भी क्रॉस नहीं करेगा अगर मंत्री के बेटे का भी चलान हो जाए। पर यहाँ पे इतना कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है हमारा पाजी, मतलब अमीर के लिए और लाइन है, पॉलिटिशियन के लिए और लाइन है। जो पॉलिटिशियन एक बार बन जाता है ना बाजी हमारे देश में, उसको ये टेंशन पड़ जाती है अब दोबारा कैसे जीतना है। राइट। तो दोबारा जीतने के लिए एक बंदे को पावर मिलना मुश्किल नहीं है, पर उस पावर में बने रहना मुश्किल है। राइट। और उस पावर में बने रहने के लिए वो दुनिया भर के गलत काम करता है भाजी। फ्री बीज की जरूरत है हमारे देश को, फ्री फ्री बीज ये जो फ्री दे रहे हैं अच्छा। भाजी, फ्री खाना फ्री बिजली। भाजी ये नहीं कि आप जरूरतमंद की मदद मत करो, पर उनको यार वेले ना बनाओ। जी जी, सही बात कह रहे आप यार अमेरिका चाइना की बातें करते हो भाजी, कंपैरिजन में फिर आप बोलते हो कि भाई वहीं चल जाओ। अगर इतना अमेरिका पसंद है, मैं कह रहा हूँ कि हमने यहीं रहना। हमारे तो आज गोली मरवा दो देश के लिए ना, हमें अब देशभक्ति साबित करने के लिए भी मरना पड़ता है। हैं। पर बात ये है कि हम उन देशों से सीख क्या रहे हैं। आप पहले नास्तिक थे, जी जी चाइना आधा से ज्यादा नास्तिक है, जी। तो वो सबसे बड़ा आस्तिक है भाजी। आस्तिक ही तो, नास्तिक ही तो सबसे बड़ा आस्तिक है ना, सही बात। क्योंकि वो कह रहे हैं यार मैं आपके दुनिया वाले भगवान को नहीं मानता, मैं असली भगवान को मानता हूँ जो कुदरत है। और यहाँ पे क्या बाजी इंसान की वैल्यू है यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। असली देशभक्त तो वो है बाजी जो मारने पे एक मासूम मक्खी को भी ना मार पाए, और मारने की बारी है तो चाहे दूसरा देश जला दे। पर यहाँ पे हमारे उल्टा सिस्टम पाजी, डिबेटें कर रहे हैं पाजी धर्म के नाम पे, डिबेटें कर रहे हैं राजनीति के नाम पे। ये तो शुक्रगुजार हम निखिल कामत और राजमानी जैसे लोगों के, जिन्होंने इंडिया का कोई और भी टॉपिक दिए कि भाई एंटरप्रेन्योर बन जाओ, राइट। तुम मेंटल हेल्थ की बात कर लो, तुम फिटनेस की बात कर लो, तुम देश की ग्रोथ की बात कर लो, नहीं तो पाजी फंस गए हम तो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। क्या परोस रहे हैं भाजी हमारे न्यूज़ चैनल, क्या परोस रहे हैं। देखता हूँ मैं तो, मेरे को तो हंसी आती, मैं तो ये सब चीज़ों में आप मानोगे नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसे जो आप सारी चीज़ें बता रहे हो ना मुझे बहुत क्लियर दिखती हैं। मतलब और मैं बहुत वो वैसा रहा हूँ, मुझे कोई स्पीच भी देता हुआ दिखता है ना पॉलिटिशियन, तो मैं क्लियरली इंटेंशन बता सकता हूँ, एजेंडा बता लोगों सकता को हूँ। उनके क्यों नहीं दिख रहा, या लोग खुद वही पाजी मेंटल हेल्थ के शिकार हैं जो वो बंदा है। कहते हैं ना वो कहानियों में अन्ना राजा, ये खुद ही पाजी, मतलब इनको खुद ही नहीं चाहिए पाजी, एग्जैक्टली मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ ना। अब आप ये डिमांड ही सोचो, नहीं है, सप्लाई क्या होगी। आप पाजी ये सोचो कि आप पॉलिटिशियन में जाने का सोचो, आप सोचो कि यार मैं पंजाब के लिए कुछ अच्छा करता हूँ। आपने बहुत मेहनत की, कैंपेन्स बहुत, ऑब्वियसली फंडिंग सब कुछ लगता है, करोड़ों रुपया मेहनत में भी लोग अपने बिजनेस भी छोड़ देते हैं कि वंस इन यार, अ लाइफ टाइम पाजी है ना। चीज होती आपने है। 2-4 साल अपना कैंपेन रन किया, आप वेल एजुकेटेड हो, आपको वेल नॉलेज है, आपने लोगों को सब सही चीज़ें बताई, उनको प्लान्स बताए, सब कुछ बढ़िया किया आपने, राइट। एंड एक जगह दूसरा इंसान है, उसकी इतनी एजुकेशन नहीं है, उसको वो सब नहीं है, उसने भाई जी 2 चीज़ें ऐसी बात कर दी कि भाई जी तुम जो ये कचरा उठाते हो ना, इसकी दिक्कत मैं सॉल्व कर दूंगा, हाँ तुम्हें कचरा नहीं उठाना पड़ेगा घर के बाहर से। आप जबकि उनकी पाइपलाइंस, उनका सिलेंडर, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट की बातें कर ग्रोथ रहे की थे, बात कर रहे ग्रोथ थे। की बात कर रहे थे। उसने भाई जी वो गोलगप्पे वाले डेडी की बात कर दी, जो अब आगे से भाई जी ग्लव्स पहन के गोलगप्पे देगा। हाँ अब आपने सोचा यार भाई जी मेरे गोलगप्पे गोलगप्पे तो मैं मिले, रोज खाने जाता हूँ। वाह। तो भाई जी वो ग्लव्स के साथ खाने में भाई जी मेरे को तो साफ सुथरा हो जाएगा, ये कर रहे हैं मेरे हाइजीन की बात। और शराब बांट दो, ठीक है बस पैसे बांट दो, भाई जी, इसने मेरा दो और चीजें। 2-3 चिट्टे वाले उठा लो कि देखो मैंने चिट्टे वाले अंदर कर लिए। पाजी बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बन रही है हमारी जनता। देख के ना मेरे को इंडिया के हालात या पंजाब के हालात देख के गुस्सा नहीं आता, अब तरस आता है बिल्कुल सही कि यार हमारी जनता बाजी क्या डिमांड कर रही है। तो आप देखो बाजी पॉडकास्ट कौन से चल रहे हैं जिसमें बहस रहे हैं, रिलीजियस मुद्दों पे बहस रहे हैं, जिस पे पॉलिटिक्स मुद्दों पे बहस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनका काम है पढ़ाई जाके पेपर देना, वो भी राजनीति की पूरी नॉलेज रख रहा है। ये एमएलए इसको ये कहता है, वो फलाने पॉलिटिशियन ने उस पर फलाना कमेंट किया, उसने उस पर कमेंट किया, और पीआर चल रही है बाजी दबा के। आजकल तो बाजी जब से ये पीआर वाला काम चला ना, जिसकी मर्जी इमेज बना लो, सही बात। जिसकी मर्जी इमेज खत्म कर दो।
बिल्कुल। एआई का नाम लगा दो, ये तो एआई है, ये एआई नहीं है। लोग बैठे हैं कंफ्यूज हैं क्योंकि खुद का दिमाग तो चला ही नहीं रहे। उस पॉलिटिशियन ने बड़ी अच्छी स्पीच दे दी, ये सही लग रहा है। सही बात वो बेचारा अच्छा स्पीकर नहीं है, अच्छा बोल नहीं पाया, वो हल्का स्पीकर है। है। पर दिस इज़ व्हाट इट इज़। बिल्कुल, यही हो रहा है एक्चुअली में। और ये आप देखोगे ना, आप मैं जैसे कंट्रीज़ की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल की हूँ एंड बहुत लोगों से मिला हूँ मैं। अच्छी-अच्छी कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के बच्चों के साथ, लोगों के साथ रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है सारे, बेवकूफ़ वो भी होते हैं, हरकतें मतलब जो सब कुछ वैसे ही चलता है। बट उनका माइंड सोचने का तरीका, चीज़ों को एनालाइज़ करने का बहुत तरीका अच्छा होता है। उनका कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता ऑन कैमरा। वो क्वेश्चन करते हैं, हाँ, सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है, वो हर चीज़ का क्वेश्चन करते हैं। वो राइट रखते हैं अपने पॉलिटिशियन से पूछने का कि जी इस चीज़ से मेरा क्या फ़ायदा होगा? यहाँ नहीं इस है। चीज़ से आपने ये किया था, वो क्या होगा? लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करना है, लोगों को बिजनेस कैसे क्रिएट करना है। आप देखो ना, पंजाब पाजी दुनिया में एक ऐसी स्टेट है जहाँ जो राइस पाजी उगाती है, जो वीट उगाती है, जहाँ पर वेजिटेबल्स हैं। एआई इतनी तरक्की कर रही है पाजी दुनिया में, पर एआई अभी तक ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई कि एग्रीकल्चर में एआई कुछ कर नहीं पा रही अभी तक, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है एग्रीकल्चर का। खाना तो आपको पड़ेगा ही ना। पर आप देखो ना कि एआई के चक्कर में हम पागल हो रहे हैं पाजी, बावले हो रहे हैं, मेंटली इतना अपसेट हो रहे हैं कि एआई एआई फ़ोन में ही घुसे हुए हैं ना सारा सारा दिन। राइट, ये राइट। कौन सी कम एडिक्शन है, 6-6 घंटे फ़ोन स्क्रीन टाइम है लोगों के। पर बात ये है ना, ये सारी चीज़ें दिखेंगी तब जब अकेले बैठेंगे। सही बात है। अकेला कोई बैठना नहीं चाहता। कोई बंदा 10 मिनट 20 मिनट अकेला रोज़ बैठे, उसको खुद का दिखे अंदर कि भाई तू क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, है ना? सही बात मतलब, पर आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है भाजी। मेरे को लगता है कि आपको एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए कि यार, मैंने बताया आपको कि पाजी जेलों की जगह ना मेडिटेशन सेंटर्स खोलने चाहिए, क्योंकि जो एक कैदी बनता है ना, अंदर जेल में जाता है छोटे मोटे जुर्म में, चाहे वो चिट्टा पकड़ा गया, चाहे वो चोरी करता है, वो और बड़ा बन के है। बाहर बिल्कुल, आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो जेल मैंने देखा है। सुधार कहाँ रही है, जेल और बिगाड़ रही है। पर बात ये है, जो जेल चला रहे हैं उनको कौन समझाए कि भाई तुझे भी काउंसलिंग की जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि जेल चलाने वाला और जेल में रहने वाले, वो इतना टॉर्चर हो के बोल रहे हैं, एक बार बाहर निकलूं, हाँ ठोकूंगा इनको। और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है जेलें भरी जाएंगी भाजी यार, पंजाब में, पूरे इंडिया में क्या हो क्या रहा है, कोई भी किसी को भी गोली मार रहा है। कितनी सिक्योरिटी रखोगे भाजी आप? बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास जेड सिक्योरिटी है, आपके हमारे पास क्या है भाई, जनता के पास क्या है? पर पता नहीं कब जनता भाजी एजुकेट होगी हमारे इंडिया की और इन मुद्दों पे बात करेगी, और कब उन मुद्दों पे बात होगी, किन इन मुद्दों पे फिर वोट डलेगी। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक इंडियंस लोगों का ना एक्सपोजर की कमी है, बिकॉज हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मोस्ट इफेक्टेड एरियाज हैं, उनको एक्चुअल लाइफ के बारे में उन्होंने कभी देखा नहीं। उन्होंने बहुत ही बेसुर, उनको अपने घर का पता है, अपने खेतों का पता है, राइट? तो उस उनकी उनकी ग्रोथ क्या है? उसी चीज़ की ग्रोथ है ना। उनके घर में अगर दो दीवारें बन गई, उनको अनाज की कमी है, उनके लिए तो वही ग्रोथ है। बस बस उनको बस क्योंकि बस पता ही नहीं है ना एक्चुअल टैक्सेस क्या होते हैं, बस बस देश का विकास क्या होता है, शहरों में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों की फर्दर एजुकेशन क्या है, दूसरी कंट्रीज क्या करिए, उनको क्या पता है यार? उनको ये पता है हमारी फसल कटती है, इतने की बिकती है, हमारा घर कच्चा है, यहाँ पे गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, राइट? कूलर लग जाएगा यार, रिलीफ मिल जाएगा। हमारा बच्चा अगर 2-4 पैसे ज़्यादा कमा लेगा, रिलीफ मिल जाएगा, पक्की छत हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। बस यही तो है। उनको तो मुझे यही बताना है ना। और यही पहुंच भी उन तक यही कुछ रहा है भाजी, जो जनता को देखना चाहिए या जो सरकार दिखाना चाहती है वो देख रहे हैं। अब राइट। एक सीएम है ना, वो तमिलनाडु के शायद, जो विजय जी, उन्होंने रूल निकाला है कि भाई हर मंत्री के घर का इलाज सिविल हॉस्पिटल में होगा। कितना अच्छा पॉइंट है भाजी। हर पॉलिटिशियंस के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़े, और हर पॉलिटिशियन की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो सारी सरकारी हॉस्पिटल जाए, तो पाजी अपने आप सुधर जाएगा। पर अब बात यह है, ये डिसीजन ले कौन? सही बात। डिसीजन लेना कितनी बड़ी बात है भाजी। किसी का बच्चा नशे से मर जाता है भाजी, उसको ही मालूम है ना। ये तो ठीक है भाजी, 2 रीलें डाल ली मैंने जी, नशा 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 करने से नशा खत्म थोड़ी हो जाएगा भाजी। बिल्कुल। अभी मैं सेम चीज़ आपने बोली ना, मैं एक वो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, तो ये नीट के पेपर के एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे लोग। तो एक अंकल से पूछा कि यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? नीट पेपर तो बच्चों का एग्जाम लीक हुआ है, तुम इतनी बड़ी उम्र में क्या कर रहे हो? तो कह रहे क्यों, मेरे बच्चों का नहीं हो सकता क्या नुकसान इस चीज़ से? मेरे बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो सकता क्या? कह रहे जिन लोगों का तुम सपोर्ट में यहाँ खड़े हो, उनके बच्चे तो अमेरिका कनाडा में पढ़ रहे हैं। सही बात है भाजी, 100%। उनके बच्चे अमेरिका कनाडा में पढ़ रहे हैं, और जो वही लोग जिनके बच्चे खुद उन्होंने अमेरिका कनाडा में पढ़ा रहे हैं, वो अब जो इस देश में, उनके देश में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, और अब उनके माँ बाप आगे खड़े हो रहे हैं। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? पाजी आप देखो कितना बड़ा फेलियर है पाजी, नीट का पेपर लीक हो गया। कितना बड़ा फेलियर है कि मतलब इस देश में आप किस पे ट्रस्ट करोगे भाई? पैसे से सब होता है। पैसा लाओ। पहली बात तो पैसा ऐसी चीज़ है कि दुनिया में आप कोई भी काम करवा लो, है ना? आपके पास अगर पैसा है, 2-4 आपके लिंक है, तो आप भाई सेकंड गॉड हो। बिल्कुल।
कुछ भी ले आओ, किसी को उठवा लो, किसी को सुला लो, किसी को जगा लो, किसी को नचा लो, कुछ भी बन जाओ, पैसा ऐसी चीज़ है। पर इंडिया में हमारे क्या है ना कि जैसे ये नीट के एग्ज़ाम की खबर आई तो देख के ना मतलब एक इंसानियत से विश्वास उठ रहा है। कि यार कैसे यार पेपर लीक हो गए यार, हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी पाजी उस पे डिपेंडेंट है और हम डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने जाते हैं पाजी, कोई भी डिग्री फर्जी उठाई फिरेगा। कैसे ट्रस्ट होगा? कितना आप मतलब पर भगवान कृपा करे बात वही आ जा अब आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो? मैं एज़ सच रिलीजियस नहीं हूँ। ओके। वैसे रिलीजियस भगवान को मानते हो? मैं बताता हूँ आपको, जैसे रिहाब में समथिंग हैपेंड विद मी। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ता था, राइट? वेरी गुड। मैं बहुत फ़िलॉसफ़ी पढ़ता होता था। तो फ़िलॉसफ़ी में भी एंड जो रिहाब में प्रोग्राम होता है इन्हें ना, उसमें भी देयर इज़ अ थिंग हायर बीइंग को हुँ। काफ़ी मेडिटेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इट्स कॉल्ड अ हायर बीइंग, जिसको जैसे कि एक ओंकार कहते हैं, राइट? कि एक कोई स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है वहाँ पे, जिसको हम कहें कि ऐसा है, वैसा है। बाकी मैं किसी रिलीजियस को वो नहीं करता हूँ। सबकी अपनी-अपनी आस्था, आई रिस्पेक्ट दैट। आप मेरे को कभी भी किसी रिलीजियस इवन के इस्लाम से भी बंदा होगा ना, तो मैं भाई कभी बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। मेरे हुँ। पाकिस्तान से बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे इंडिया से बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियंस बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे आज तक डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। उन्होंने मुझसे प्यार से बात करी है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसको जाके प्रे करते हैं, वो उनकी चॉइस है। वो मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, वो मुस्लिम हैं। मैं हिंदू घर में पैदा हूँ, मेरे घर वाले हिंदुइज़्म में बिलीव करते हैं, कोई सिक्खी में तो सिख ही बिलीव करता है, तो दैट इज़ टोटली देयर बिलीफ। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि रिलीजियस बाद में बना है, दुनिया पहले बनी है, सारी चीज़ें इंसान की सब कुछ स्टार्टिंग पहले हुई है। एंड येस देयर इज़ अ पावर इन दिस यूनिवर्स जो हम सबकी समझ से बाहर है, राइट? जो सब कुछ कंट्रोल करती है, उसको हम जस्ट एक हायर बीइंग का नाम देते हैं, राइट? कि कुछ है। एंड मैंने उस फिलॉसफी वाली बुक में पढ़ा कि जब तुम्हारा कोई गोल होता है प्योर वाइब से, पॉजिटिव वाइब से, राइट? जैसे आप अगेन आप एक ज़रिया फाउंडेशन चला रहे हो, आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से हो, आप उसके लिए एक कदम उठाते हो। तो कभी-कभी ऐसा होता होगा कि 3 कदम अपने आप ऐसे आ जाते हैं जो आप चाह रहे थे हो जाएँ, 100% ऐसे ही होता है। राइट? तो ये मैनिफेस्टेशन एंड ये यूनिवर्स की कॉलिंग कहते हैं इसको, जो मेरे साथ रिहाब में एक्चुअली में हुई। वाह! कि मैं बुक में पढ़ता था, तो मैंने वही प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने मैनिफेस्टेशन की बुक भी पढ़ी कि यार मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि 3-4 दिन, महीने बाद ना ऐसा हो जाए मेरे साथ। और उसके लिए जो मुझे स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, मेरे को बस वो स्टेप लेने हैं। जो दूसरी तरफ से स्टेप होने हैं, जो आउट ऑफ मेरे रीच हैं, वो अपने आप हो जाएँगे। जो लॉ ऑफ नेचर लेगा ही लेगा। एग्ज़ैक्टली, वो लॉ ऑफ नेचर मेरे साथ एग्ज़ैक्टली वही हुआ जो मैं रातों को बैठ के सोचता था। तो पाजी आप सबसे बड़े आस्तिक ही हो ना फिर, भगवान तो अपने आप ही आ गया। अपने आप हाँ, आया। क्योंकि रिलीजन भी ना पाजी रिलीजन का हमारी ज़िंदगी में आना इन चीज़ों से जुड़ने के लिए हुआ था। तो अब इंसान की सोच छोटी है ना, मेरा बर्तन ही छोटा है, तो मेरा जब बर्तन छोटा है तो मैं दूध उतना ही डलवाऊँगा ना। तो हमारे लोगों के क्या प्रॉब्लम है कि सीखने वाली कुर्सी पे कोई नहीं बैठता, हर बंदा सिखाना चाहता है। राइट, राइट। तो जब हम सीखने वाली कुर्सी पे बैठते हैं कि हाँ जी पाजी आप समझाओ, तो हमें सबसे मोहब्बत होगी। क्योंकि भगवान तो पाजी हर जगह है ना, कहाँ नहीं, आँखें बंद करो तब भी, बिल्कुल, आँखें खोल लो तभी भी है। साँस ले रहे हो वो भी कोई ना कोई साइंस से परे है ना चीज़। बिल्कुल जी, बिल्कुल। साइंस भी यही बोल पा रही है ना कभी हम नहीं जानते, जी, पर धर्मी बंदा बोल पा रहा है कि मैं भगवान को जानता हूँ। इसके राइट, बारे राइट, में नेवर एंडिंग डिबेट है, ना आप इसको ये कह सकते हो कि नहीं है या ना इसका प्रूफ दे सकते हो कि अगर है तो दिखा, राइट, राइट। है ना? मतलब बड़ा अच्छा है ये पर मेरे को लगता है कि आपसे दोबारा पॉडकास्ट होंगे। बिल्कुल होंगे, मैं जस्ट ये वैसे ही बोल रहा हूँ। देखो ये फ़ेथ है एंड मैं किसी को इस चीज़ में गलत नहीं कहता हूँ, राइट? हुँ। गलत सिर्फ़ तब होता है जब आप अपनी फ़ेथ दूसरे पे थोपते हो या फिर हुँ, एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा भी सेम चीज़ बिलीव करे जो आप करते हो, एंड अगर वो नहीं करता तो आप उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हो, राइट? बिकॉज़ आप ये सोचो, आप इस फ़ेथ में सिर्फ़ इसलिए बिलीव कर रहे हो क्योंकि आप नेचुरली इस फैमिली में बॉर्न हुए थे एंड यू हैव टोटल राइट्स टू बिलीव इन योर फ़ेथ, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। आप बिल्कुल वैसा ही करो, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की हेल्प करो, दैट इज़ द मेन गोल। आप अपने रिलीजियस के थ्रू पॉज़िटिव चीज़ें कर रहे हो तो आपका रिलीजन बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इट डज़न्ट मैटर, दूसरे इंसान को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए आप किस रिलीजन से हो, राइट? बट जब आप दूसरे पे थोप रहे हो कि यार वो उस फैमिली में पैदा हुआ है, उसने चूज़ नहीं किया अपना रिलीजन, राइट? वो जस्ट नेचर, गॉड, वो उस फैमिली में पैदा हुआ है, वो अपनी फैमिली जो आप फॉलो कर रहे हो वो भी वही फॉलो कर रहा है, बस वो आपसे डिफरेंट है। वो अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करो यार, इट डज़न्ट मैटर वो किधर जा रहा है। अगर 100%। वो अच्छा कर रहा है तुम उसको रिस्पेक्ट करो। बल्कि मैं सिख की टीचिंग्स बहुत सुनने लग गया हूँ रिसेंटली, मुझे बहुत कॉन्सेप्ट ये अच्छी लगती है कि सिखिज़्म में किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेवा करना इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, कि कहीं सेवा लाना, कि इवन के बड़े से बड़ा इंसान जो जुड़ा होता है रिलीजन से वो कहीं न कहीं सेवा करता है। एंड जब मैं दूसरी जगहों पे जाता हूँ तो बीइंग अ पंजाबी माई सेल्फ मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनकी बहुत पॉजिटिव इमेज होती है यार पंजाब को लेके। एंड मुझे धीरे-धीरे बाद में रियलाइज़ होने लगा कि कितनी प्राइड क्यों लेते हैं पंजाबी होने पे लोग। क्योंकि थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने पे इकट्ठा हो जाता है पंजाब पूरा।
अभी ये जो अभी आए थे फ्लड्स आए थे, तो कैसे इकट्ठा हो, कोई स्टेट नहीं देखी है मैंने, राइट, सारी अपनी प्रॉब्लम्स भूल के नफरत भूल के इकट्ठे हो गए। तो ये चीज़ प्रिंसिपल्स में कहीं ना कहीं ट्रेडिशन एंड कल्चर से जोड़ता हूँ पंजाब में, कि ये चीज़ें सीखी हुई हैं, इनग्रेन्ड है हमारे, हेरिडिटरी हैं फैमिली से, ये जो इकट्ठा होना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। आप कभी पंजाबी देख लोगे ना, ये सिर्फ पंजाब में होता है कि 4 लोग अगर खाना खाने जा रहे हैं ना, तो बिल के पीछे लड़ाई हो जाएगी कि मैं दूंगा मैं दूंगा। हाँ। आप दिल्ली गुड़गांव में जाओगे ना, तो भाई लड़ाई हो जाएगी 50 और दे भाई, अच्छा। समझ रहे हो? तो मुझे वहाँ पे फ़ील होती है प्राइड, कि मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा तू कभी चंडीगढ़ आई हो ना, ये तुझे बोल दिया 50 रुपए रखने को, आय तो मैं हाय हाय। थूक के चला जाइयो मेरे मुँह पे, कभी तेरे से हाँ। पंजाबी बोल दे के भाई भाजी 100 उनका रुपए भी दे। कसूर नहीं है, वो चीज़ उनको सिखाई नहीं गई ना। और बड़ी बात क्या है पता क्या है भाजी, धर्म आजकल ना रिलीजियस लोग ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखोगे तीर्थ स्थानों में, जगहों पे रश बढ़ रहा है। जी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने भगवान को मानना ज़्यादा शुरू कर दिया, उनकी पूर्णताएँ बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही बोल रहे माँगना, हो। राइट, आ राइट, दे राइट, दो, आ दे दो, आ दे, थैंकफुल, ग्रेटफुल तो कोई भी नहीं है, शुकराने के लिए तो कोई भी नहीं जा रहा। राइट। तो जो पंजाबी जो आप सिख कम्युनिटी की बात कर रहे हो, मैं खुद मेरा मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, मेरे घर में हिंदू फैमिली, पर मैं इंस्पायर सिक्खी से हूँ। तो इंस्पिरेशन सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, पर बात ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हों, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, कुछ भी गलत नहीं है। उसको घोल के सरेंडर करना पड़ता है। हम सिर्फ माथे टेक रहे हैं, सही बात। वो भी दिखाने के लिए। पर जब आप माथा टेकने का मतलब होता है कि महाराज मैं अपनी माता तेरे चरनां 'ਚ रखी, हुण तुसीं मैनूं गाइड करोगे। सही बात। यहाँ पर इसको भी बंदे ने ऊपर रखा हुआ है और अपनी मन की मर्ज़ी से वो रिलीजियस बुक से भी ले रहा है जो ले रहा है। जी, तो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। सर ऊँचा मत नीवी। हाँ, मन नीवां मत ऊँची। मन नीवा मत हाँ, ऊँची। भगवान ने कहा था कि मन नू अपने नीचे रख, मत नू ऊँची रख। आज हमने मन को ऊपर कर लिया। अच्छा। मन कहता है शराब पीनी है, बुद्धि कह रही है नहीं सेहत के लिए खराब है, मन पी रहा है। मन कहता है गाल कढ़, मन कढ़ रहा है। मन कह रहा है कि गुरुद्वारे जाना, मन नहीं टिक रहा, फिर बुद्धि से हालाँकि महाराज ने बोला कि मन नीवां मत ऊँची। अच्छा, मत उतनी ऊँची होनी चाहिए थी कि तेरे को अगर मन कह रहा है शराब पीने को, बुद्धि कहे नहीं ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये बुद्धि थी, ये मन था। अच्छा, अब हो गया उल्टा। ये मन हो गया, ये बुद्धि होगी, तो ऑब्वियसली बुद्धि और मन कंट्रोल्ड है और इंसान बेचारा शरीर अच्छा, देख अच्छा, रहा है। अच्छा। मैं गलत मैंने मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि सर ऊँचा रखना है, बट हम्बल रहना है। हाँ, नहीं, नहीं नीवी मतलब वो तो मेरा ये वो कहना था। मैंने गलत सुनिया होना, हाँ, बट वो मेरा ਸੀਗਾ कि हमेशा हेड हाई, बट अंदरों ਤੁਸੀਂ हमेशा हम्बल नीवें, मतलब कि सब तो हम्बल बंदे होने चाहिए ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੁਕਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਵਾਚਰ ਓਸ਼ੋ ਸੈਡ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਬੀ ਅ ਵਾਚਰ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਟ इट वाज़ रियली अ वंडरफुल पॉडकास्ट। जी, आई होप यू एन्जॉयड। एब्सोल्युटली। मैं बस ये चीज़ कहना चाहता था आपसे कि आपको मैं अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा था ऑन लास्ट नोट। मैं बहुत मैनिफेस्ट करता हूँ, बट फिर मैं सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करता, आई वर्क अपॉन इट। मैं बहुत उसके पीछे मेहनत करता हूँ। अगर मैंने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है कि मैंने ये करना है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कल हो जाए। मैं मैनिफेस्टेशन का गोल लेके चलता हूँ 6 महीने 1 साल में, मैंने ऐसा करना है। मेरी लाइफ जहाँ से इस साल से ऐसे स्टार्ट हुई खत्म नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करता रहता हूँ। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले रियलिटी शोज़ मैनिफेस्ट करने शुरू किए थे कि यार मेरा नेक्स्ट स्टेज ये होना चाहिए कि मैं रियलिटी शो के थ्रू आगे बढ़ूँ। जैसे मैं जब मेरा वायरल लगी वीडियो, मैं अगर नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो मेरे लिए होगा वो रियलिटी शोज़ हो सकता है। मैं फिटनेस में बहुत अच्छा हूँ एंड लोगों को इंस्पायर भी कर रहा हूँ। मुझे विदिन 6 टू 7 डेज़ कॉन्टैक्ट मुंबई से आए हाय! कॉन्टैक्ट आया था। वो हो वाह! नहीं पाया, मैं गया था मुंबई, बट मुझे फ़ील हुआ कि माय मैनिफेस्टेशन इज़ हाँ, वर्किंग, वर्किंग। राइट? एंड अभी नहीं हुआ तो 6 महीने बाद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो हो रहा है, ठीक है? उसके बाद मैं ये गवर्नमेंट से, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था। मुझे एक लार्जर ऑडियंस, लार्जर प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था लोगों को इंस्पायर करने का, क्योंकि लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे सबको नहीं कनेक्ट कर पा रहा था। तो आई फेल्ट कि मेरा वैसा होगा तो क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी एज़ अ पर्सन, कि कहीं रिकॉग्निशन भी है, एंड देन लोगों को ज़्यादा मैं रीच आउट कर पाऊँगा उसके थ्रू, राइट? तो वो चीज़ हुई। अभी थोड़े दिन 1 महीने पहले मुझे कॉल आया था एंड मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। एंड एक बहुत ही चीज़ हुई, मैं जस्ट 3 अभी मैं अभी अब 1 महीने से मेरी फीड पे बहुत ज़्यादा एक ज़रिया फाउंडेशन का आ रहा था, एक ज़रिया फाउंडेशन का आ रहा था। पहले तो मेरे लिए फाउंडेशन ही थी, जो मेरे जी, को जी, वीडियो आता जी, था जी, कि एक ज़रिया फाउंडेशन है एंड जी। वहाँ पे ऐसा-ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे को वो नशे वाली वीडियो ज़्यादा आती थी जी, जी, आपके, है ना? तो मुझे जी। वहाँ से कनेक्ट हुआ। फिर मैंने वो पेज खोल के देखा, तो वो पेज में मुझे बहुत कुछ दिखा, मुझे पता लगा। मैंने पूछा भी, मेरे मासी वगैरह यहीं लुधियाने में रहते हैं, तो जी। उनसे मैंने पूछा, सबको पता था, अच्छे से पता था, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कुछ नहीं पता था। इवन कि मेरे मास्टर जी को, आपके फादर्स वगैरह, वो भी लुधियाना में ही बॉर्न है, जी। उनको सब पता था, उनको, आपकी फैमिली को। मेरे को बहुत अच्छा सब बता रहे थे वो। एंड देन मैंने आपकी फिर प्रोफाइल खोली कि आप रन करते हो। मुझे हुँ। संस्था से आपके बारे में पता लगा कि अनमोल वाह! मल्होत्रा, एंड मैंने आपकी प्रोफाइल देखी एंड देन
जस्ट ऑनेस्टली पर्सनली हुँ, सेइंग, मैंने देखा कि यार ये इंसान सिर्फ एक एनजीओ रन नहीं कर रहा है, हुँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल ये टॉक शो, हुँ, देन माइंडसेट हुँ, कोचिंग, हुँ, काफ़ी चीज़ें कर रहा है। तो दैट मीन्स ये इंसान काफ़ी कुछ सीख चुका है, कर रहा है, राइट? सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं है, जो कि होना चाहिए सारी चीज़ों पे। हुँ, एंड मेरी रिस्पेक्ट आ रही थी। एंड मैं जस्ट लुधियाना का, मुझे 4-5 दिन पहले पता लगा मुझे लुधियाना जाना है। एंड नेचुरली मैं इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं लुधियाना जाके ना पता करता हूँ, अगर पास में हुआ ना तो मैं सेवा करके या मिल के आता हूँ। वाह! ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने मार ही 100 लग गया, मैं झूठ नहीं बोल नहीं, रहा नहीं, इस शो में आके। मैं समझ सकता हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड उस दिन बस मेरे को थॉट आया, यार इस बंदे से मिलता हूँ, यार हुँ, कुछ तो इस बंदे ने ऐसा सीखा है जिससे मैं हुँ, कुछ 4 चीज़ें एक्स्ट्रा सीख के आऊँगा, हुँ, जो इतनी यंग एज में इतना सब डेडिकेट कर ले रहा है लोगों के साथ बैठ के उनकी दिक्कतें समझ रहा है। क्योंकि भाई इतनी इंसान में पेशेंस ही नहीं होती है लोगों को जाके बैठे, राइट? सेवा करना एक अलग चीज़ होती है। फिर सेवा क्या करनी, मुझे कहीं जाना है, आधा घंटा सेवा करनी, 20 मिनट सेवा करनी है और अपने घर वापस अपने काम में लग जाना है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गई। ये इंसान वहाँ बैठा है, हुँ, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग देन सेवा। पूरा दिन उनके शुक्र उनकी दिक्कत समझना, उनकी बातें समझना, उनकी हेल्प करना, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी। वो अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो हुँ, कुछ उसको अलग पता होगा जो मुझे नहीं पता। एंड मैंने कहा कैसे मिलूँ, उस दिन मैं मिल नहीं पाया। एंड मैंने आपका मैसेज देखा इंस्टाग्राम पे हाय, हाय! ना, मुझे वो नहीं था कि ये हो रहा है, मुझे ऐसा लगा, शौक हुआ यार, मैं अभी तो एक दिन पहले सोच रहा था यार हाँ, कि हाँ, कैसे हो सकता है, वाह! वो इंसान कैसे मेरे को रीच आउट कर सकता है। हुँ, उन्होंने देखा एंड मैंने आपको इतना खुशी से मैंने मैसेज किया, हुँ, हुँ, बात हुई ना जी, मेरी। जी। आप सोचोगे शायद मैं आया हूँ, बट मैं बहुत खुश था नहीं, 2 दिन थैंक यू, से, थैंक यू। बहुत दिन से, पाजी बहुत अच्छा ये लगा। ना मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये मैं हम्बल नहीं बन रहा इस शो के ऊपर। लिटरली मैं भगवान को हाज़िर-नाज़िर होके बात बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ़ हो रहा है और मैं क्रेडिट खा रहा हूँ, बस। अब मेरे को बैठ के पूछोगे ना ऑफ कैमरा, "पाजी समझाओ।" कुछ नहीं पता पाजी, कैसे हो रहा है, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। 17-18 साल का था मैं, तो मुझे आज भी वो पहला पेशेंट याद है जब एक पेशेंट की हेल्प हुई थी और आज लाखों लोग हेल्प ले चुके हैं। तकरीबन जो हमारे पास डाटा है वो 6-7 लाख लोगों का है पिछले 10 सालों का, और आज के दिन में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग फ्री मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो वो वर्ल्ड का पहला हॉस्पिटल बन रहा है जहाँ पे फ्री मेडिसिन्स, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशंस, और वो चल रहा है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया रोज़ का खर्चा है वहाँ पर, लोग कर रहे हैं, सेवा भी लोग ले रहे हैं, कर भी लोग रहे हैं। मेरे को सिर्फ़ भगवान ने एक चेहरे को इसको क्रेडिट दिया है, बस। अनमोल इज़ जस्ट मेड फॉर क्रेडिट, कर वही रहा है, पावर वो है। उसको आप चाहे किसी पावर का नाम दे दो, उसको चाहे आप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम दे दो, चाहे राम जी का नाम दे दो। मैं सिर्फ़ आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि ये तय था। ये जो फ़िल्म हम देख रहे हैं ना पाजी, ये लिखी पहले गई हुई है। तो हम सिर्फ़ देख रहे हैं। बाकी थैंक यू, आपने इतना बहुत अच्छा सोहनी गल बोला। कही। नहीं, मैं एक्चुअली फ़ील करता तो मैं बोला। हुँ। बाकी देखो, वो करवा रहा है, नहीं करवा रहा, आप खड़े तो हो ही रहे हो। सच है भाजी। भाजी आपके आप हो ही नहीं सकता भाजी, बंदा कर ही नहीं सकता भाजी, उसके अब उसकी रज़ा के बगैर नहीं कर सकते आप। सही कहा। क्योंकि आई एम 29 राइट नाउ, तो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं भाजी। मेरे एक टीम मेंबर है बाहर, तो वो कार पे जा रही थी ऑफिस से घर पे, तो उसको रास्ते में एक ओल्ड एज आंटी मिले, तो उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया कि हाँ जी आंटी मैं कहाँ छोड़ती हूँ। कहते तू कुड़ी इत्थे ही करदी है, ये तो पिंड है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੇ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। वो पर्स देख रही है अपना कि मैं तेन की देवां, मेरे को पैसे भी है नहीं। उन्होंने एक टॉफ़ी निकाली और मेरे टीम मेंबर को दी, कहते हैं अनमोल नू दे दी। मैंने वो टॉफ़ी जाके अपने लॉकर में रखी कि मेरे लिए वो टॉफ़ी एक 50 पैसे की टॉफ़ी नहीं, मेरे लिए वो आशीर्वाद है। सही तो कहा। लोगों के इतने इमोशंस जुड़े हैं आपके साथ कि यार रिक्शे वाला मिलता है, ऑटो वाले को बोल दो ना आपकी मैंने अनमोल के पास जाना है एक ज़रिया फाउंडेशन पे, वो किराया नहीं लेता भाजी। वो कहता नहीं यार की किराया लेना, वो वहाँ पर आप क्या बोलोगे? तो वो जो इमोशंस हैं, वो जो मेरी ज़िम्मेदारी है मेरे पे, मेरे शोल्डर्स पे भगवान ने एक ज़िम्मेदारी डाली कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो कर भी वही रहा है। अगर मैं सोचूँगा कि मैं कर रहा हूँ तो मैं गिर जाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ तू ही करा रहे हैं। चंगा भी तेरा, माड़ा भी तेरा। सब कुछ तेरा ही तेरा, बाकी बड़ा आनंद है भाजी। लंबा पॉडकास्ट करेंगे किस दिन फिर। कोई गल नहीं करूँगे। जस्ट मैं जब वही बोल रहा था जो आपने बात बोली ना एंड में, मुझे जस्ट 3-4 दिन पहले ही किसी ने, हम बैठे हुए थे, उन्होंने बोली कि अगर किसी इंसान पे कोई आता है वल्नरेबल होगा, आज के टाइम पे जो सब पत्थर दिल हो रखे हैं, अगर कोई आ रहा है और 2 मिनट बात करने में रोज़ आ रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है ना, तो दैट मीन्स आपको कोई स्पेशल एनर्जी दी गई है, जो आप पे लोग फ्री फील कर रहे हैं, ये बताने की, अपनी दिक्कत बताने की आप बस, लोगों को। तो वो एनर्जी का सही यूज़ करो, जो आप बिल्कुल कर रहे हो। बस। वो कर, यही और चीज़। जी वो एनर्जी भी वो है, यूज़ भी वो करवा रहा है, यूज़ भी उसके ऊपर हो रही है। आप देखो भाजी, हमारा इस जीवन में हमारा है क्या? ये शरीर भी मेरा नहीं भाजी, ये टी-शर्ट भी मेरी नहीं है, माइक भी मेरा नहीं है, स्टूडियो भी मेरा नहीं है, नाम भी मेरा नहीं है। जी। कुछ भी नहीं है भाजी मेरा। सबसे बड़ा वहम है बंदे की ज़िंदगी में मेरा।
मेरा ही कुछ नहीं है। सही जिस बात दिन आप बोलते हो ना कि मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लग गया है मेरा। जब है ही उसका भाजी, कुदरत उसकी। मैं नंगा पैदा हुआ था भाजी दुनिया में, नंगा। कपड़ा भी मुझे दुनिया ने दिया है, मेरे सही बात। माता पिता ने। जब मैंने जाना है तो नंगा जाना है, तो मैं क्यों वहम पालूं कि सब कुछ मेरा है? सब उसका है। सही और बात। एनर्जी ही एनर्जी की सेवा कर रही है ना, जी कुदरत ही कुदरत की सेवा कर रही है। हम तुम तो सिर्फ भाजी एक जरिए। मतलब कुछ टाइम के लिए आए हैं। आपने बोला ना कि भगवान धर्म अब्बा आया, दुनिया तो कब से है। आप ये सोचो दुनिया कब से है, हम आए हैं कुछ टाइम के लिए, 50 60 100 साल के लिए चले जाएंगे। फिर कोई आएगा, फिर वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, फिर चले जाएंगे। पर आप एक बड़ी जेन्युइन इंसान हो मेहुल जी। थैंक यू सो आपसे मच बात जी। करके आप मुझे भी बिल्कुल, जेन्युइनली बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा आपका लगा। जो मोटिव है, आप इतनी सच्चाई के साथ पॉडकास्ट करते हैं और इतना सच बोलते हैं कि जो आपका एक रियल मैसेज है ना कि लोग नशा छोड़ें, और ये चीज़ जो आप एंजॉय कर रहे हो अभी, जी जी। ड्रग्स छोड़ के, क्योंकि आपका भी मकसद यही है कि यार ये चीज़ फ़ील करो। सही बात है। तो भगवान कृपा करे, हम दोनों एफ़र्ट कर रहे हैं। जी और बाकी बिल्कुल। लोगों का एफ़र्ट है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो ज़रूर मेहुल सैनी के साथ टच में रहें। इंस्टाग्राम पे हम लिंक्स अटैच कर देंगे नीचे। और जो लोग नशा करते हैं, मुझे लगता है कि नशा देखो दुनिया 'ਚ छड़ान ਲਈ कोई दवाई नहीं बनी नशा ਛੱਡਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 2-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਚਲ ਜਾਓ, ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ 2-4-5 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ 'ਚ, ਕੋਈ NGO ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ बचे रहोगे। बाकी थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू सो भगवान मच, कृपा बहुत अच्छा करे, लगा। कृपा अगली करे। बार आपकी मदर को भी लेके आएंगे पॉडकास्ट पे। डन डन, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ और हाँ, नए टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। थैंक एंड यू, मैं पूरा देख रहा हूँ, आपको मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत जल्दी देखेंगे। थैंक यू। एक जरिया फाउंडेशन वो हॉस्पिटल बनेगा, मेरी शुक्र, मैनिफेस्टेशन है। एंड शुक्र, जो जो उस चीज़ से रिजल्ट्स मिलेंगे वो पूरा पंजाब देखेगा, शुक्र है, पूरा इंडिया देखेगा। शुक्र है। ठीक है थैंक यू सो मच भाजी, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ओके। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੇ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਟ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ID, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ AK ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।